जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। फाइनली वो जिसका इंतज़ार किया जा रहा था वो बारिश हो ही गई, क्योंकि हम अपने कराची के वेदर फोरकास्ट में मुसलसल देख रहे थे कि बारिश होने वाली है। और कभी आता था कि 60% चांसेस हैं, कभी आता था कि 70% चांसेस हैं। और कल क्योंकि इतनी गर्मी थी, इतनी धूप थी, लग ही नहीं रहा था कि ऐसे कोई इम्कानात भी हो सकते हैं कि बारिश हो जाएगी। फिर आप देखें 3 बजे दोपहर, मतलब कितनी शिकर दोपहर थी, मतलब धूप वाली दोपहर थी। और उसके बाद शाम में आहिस्ता आहिस्ता देखा कि भाई आसमान ना पीला हो रहा है, अजीब सा पीला हो रहा है, सीफिया मोड में चला गया ना। और उसके बाद फिर जो गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है कि भाई मज़ा भी आ गया। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको पता है कि ब्लॉकेज की वजह से जो सफाई नहीं की जाती नालों की, फिर कचरा बाहर आ जाता है, लोगों के घरों में एंटर हो जाता है। तो उसकी जी अल्लाह करे कोई इंतज़ामात कोई खातिर खा किए जाएँ कि लोगों को मुश्किलात ना हो। और साथ ही साथ कहीं भी घर से निकलना है आज चेक कीजिए, वेदर फोरकास्ट चेक कीजिए। जिस रास्ते पे जाना है गूगल मैप पे जाके वो भी आपने रास्ता चेक करना है कि कहीं उसमें कोई रश तो नहीं है या कोई ट्रैफिक जैम तो नहीं है, कहीं पानी तो नहीं खड़ा हुआ। तो ये तमाम तो चीज़ें वो हैं जो कि आपको घर से निकलते हुए देखनी चाहिए। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम है। आज हम खुसूसी तौर पे, वैसे तो हम अपने शो में रोज़ी ख़वातीन के वाले से बात करते हैं, लेकिन हम बात करते हैं ना कि चीज़ें पाकिस्तानी मुआशरे की और पाकिस्तानी मईशत में तभी आएगी जब मर्द और ख़वातीन दोनों मिलकर काम करेंगे। बचपन से सुनते आ रही है कि कोई मुआशरा तब तक तरक्की ही नहीं कर सकता जब तक वहाँ की जो ख़वातीन हैं वो एक्टिवली पार्टिसिपेट ना करें। हमेशा बड़े जोश से हम ये बात करते हैं, भाई अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, अपनी लड़कियों को जो है इनकरेज करें कि वो अपना करियर बनाएं, अपनी लड़कियों को इनकरेज करें कि वो अपना फ्यूचर खुद चुन सकें। ये बातें बड़ी जोश से हम करते हैं, लेकिन इन तमाम तो चीज़ों की तकमील के लिए हमारी बच्चियों को, हमारी लड़कियों को घरों से बाहर भी निकलना होगा, जो आसान नहीं है। घर से बाहर निकलना, चाहे वो कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, उनकी जॉब की जगह हो, उनका ऑफिस हो, कहीं भी जाने के लिए उनको जिन जिन रास्तों से गुजरना पड़ता है वो बड़ी नज़रों में आ जाती हैं। वो चाहे बस स्टॉप हो आपके सामने, शायद ही कोई हमारे पाकिस्तान में ऐसी कोई लड़की हो जो जिसने कभी बस स्टॉप पे खड़ी हुई हो या जिसने कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया और उसको लोगों के जुमले ना सुनने को मिले हों, ये लोगों की नहायत ही अनकम्फर्टेबल स्टेयर का सामना ना हो, अनकम्फर्टेबल वो जो है नज़र का सामना ना हो। शायद ही कोई ऐसे लोग हों। मैं खुद भी उनमें से एक हूँ, मतलब सुनने को पता नहीं कितने जुमले मिले होंगे। वो तो कुछ नहीं, वहाँ से जब पहुँचते हैं ऑफिस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो कि आपको मज़ीद अनकम्फर्टेबल फील कराते हैं। पाकिस्तान में वेरी अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो मेड्स हों, चाहे वो कोई भी आम स्टूडेंट हो, कोई जॉब पे जाने वाली खातून हो, जब वो घर से बाहर निकलती है ना उसको कैसी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास वीडियोस मौजूद हैं जो कि आए दिन वायरल भी होती हैं। और इतनी फ्रस्ट्रेशन की इंतहा ये है कि आगे बाइक पे बच्चा बैठा हुआ है और बाप उस बच्चे की मौजूदगी में भी किसी अगली औरत को हरास करके जाता है, इनअप्रोप्रिएटली टच करके चला जाता है। और हम तो वैसे भी कहते हैं जी आपको किसी ने ताड़ा है, आपको किसी ने हरास किया है, किस लड़की का खुदा न खासा उसका ज़्यादती हुई है, तो सबसे पहले बात ही की जाती है कि भाई आपने कपड़े क्या पहने हुए थे। खुदारा मुझे ये बताएं कि अगर कोई अबाए में पूरे बाहर निकली हो, उसके बावजूद उसको हरास किया जाए, उसको इनअप्रोप्रिएटली टच किया जाए, तो फिर आप उससे और मजीद क्या सवाल पूछेंगे कि तुम जिंदा क्यों हो, तुम बाहर घर से निकली क्यों हो। आज के टॉप शो में स्पेसिफिकली हम हरासमेंट के वाले से बात करेंगे, किस तरीके से वो लड़कियां जो कि हरासमेंट का शिकार होती हैं वो किससे और कैसे मदद मांगें, इसी वाले से बात करेंगे। शो आज का ज़रूर देखिएगा, ये सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं है, मर्द हजरात भी इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो हरास हो रहे होते हैं ये सिर्फ ख़वातीन नहीं हो रही होती, मर्द भी, बच्चे भी बहुत बड़ी तादाद में हरास हो रहे होते हैं, मोलेस्ट हो रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा होता। तो हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। घरों की बात करते हैं कि घरों में हम सेफ़ हैं, घरों से बाहर निकलेंगे तो हमारे साथ ये होगा, पर घरों में भी क्या कुछ होता है आपने सुना भी हुआ है और अपने आसपास बहुत सारी ऐसी मिसालें देखी। बस फ़र्क ये कि खामोश करा दिया जाता है कि हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, चुप करा दिया जाता है। बड़ा ट्रॉमा इस हवाले से।
साइकेट्रिस्ट कुलसूम हैदर साहिब हमारे साथ मौजूद हैं, जर्नलिस्ट लुबना जरार नकवी साहिब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके बाद हम कानूनी और शरई जो पहलू हैं बहुत सारे जिसके साथ अटैच है, लीगैलिटीज़ अगर मैं देखूँ उस पर बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको शो में अपना खुश आमदीद कहना चाहूँगी। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपसे पूछूँ कि मीडिया में इसका पोर्ट्रेल और आपको अपनी बचपन में कौन सा ऐसा वाक़या है जो कि आपने पढ़ा जो जहन में याद रहा हो, मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, क्या आप लोग भी ऐसी किसी अनकम्फर्टेबल जुमलों का या नज़रों का निशाना बने? आई थिंक ये विदाउट आंसरिंग आपको पता है कि हम कहेंगे हाँ ऐसा हुआ है, और वर्क प्लेस में ज़्यादा हुआ है, बिकॉज मुझे लगता है कि वहाँ जो आपका वर्क प्लेस है उसमें लोग समझते हैं कि इट्स नो बिग डील, कर सकते हैं, मतलब हम तो ऐसे ही मजाक कर रहे हैं या व्हाटएवर। तो वोकल होना, क्योंकि मैं थोड़ी सी वोकल हूँ, तो मैंने तो रिटेलिएट किया और मैंने उसका फिर रेपरिकशंस भी बर्दाश्त किए। लेकिन आपके इर्द गिर्द होता रहता है और आप सोच रहे होते हैं ये नॉर्मलाइज्ड है, और जो आप ख़वातीन को देखते हैं और मीडिया में यंग ख़वातीन जो हैं वो नॉर्मलाइज हो जाता है और रिएक्ट भी नहीं करती वो, और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि ये हरासमेंट है, सो दे टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग कि अब क्या करें वर्क प्लेस में। सो ये बहुत चीज़ हम देखते हैं। लेकिन अगर आप रिटेलिएट करें तो पर्सनली मैं 30 साल से जर्नलिज्म में थी, लेकिन जब मैं एक जगह मूव हुई जहाँ पर मुझे लग रहा था कि बिल्कुल डिफरेंट एक माहौल है, आई वॉज द मदर ऑफ 2 किड्स उस वक्त, तो आप समझ रहे थे भाई हमें अब कौन छेड़ेगा या देखेगा या हम हैंडल कर लेंगे। सो आई वेंट थ्रू समथिंग एंड मैंने रिटेलिएट किया जैसे मैं करती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी हूँ वोकल। 6 महीने बाद आई वॉज आउट ऑफ दैट जॉब एंड आई डिडंट नो व्हाई। लेटर ऑन आई फाउंड आउट कि उन्होंने ये पूरा दिल पे लगा उन साहब के, और उन्होंने पूरा एक वो किया। तो मुझे उस वक्त अंदाज़ा हुआ कि हम बातें तो बहुत करते हैं लेकिन हमें या तो उसके इम्पैक्ट का नहीं पता चलता, कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं और हम खामोश हो जाते हैं। अच्छा, और ऐसा क्यों है कि जो विक्टिम होता है हरासमेंट का, लोग उसको और कॉर्नर कर देते हैं, बजाय कि उसके साथ खड़े हों, लोग उसके अगेंस्ट आके क्यों खड़े हो जाते हैं? ये विक्टिम से हमें इतनी तकलीफ क्यों है? मुझे लगता है कि हमें बचपन से, क्योंकि हम कंडीशन होते हैं ना, ट्यून किया जाता है लड़कियों को ख़ास तौर पर, खामोश रहो, मत बताओ, अब्बा भैया को नहीं बताओ, बिकॉज हम नहीं चाहते कि खरवत हो रहे, और ख़वातीन को वैसे भी कहा जाता है बर्दाश्त करो। तो उस बर्दाश्त में हम उस लड़की या बच्चे की पूरी ज़िंदगी, अब ज़ाहिर है उनके सामने तो मैं नहीं बोल सकती एक्सपर्ट बैठे, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है हमें कंडीशन किया जाता है बहुत चीज़ों को। और अगर जैसे मैं वोकल थी तो मुझे ख़ानदान में भी कहा जाता था इतना क्यों बोलती हो, क्यों तुम रिएक्ट करती। मैं अब्बा कहते थे वाई आर यू रिएक्टिंग, ऑल्दो उन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं वोकल हूँ। चारों तरफ मैं देखा वाकई ख़वातीन खामोशी से बर्दाश्त करती हैं बहुत सारी चीज़ें जिस पे आप बोल सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे विक्टिम बोलता है वहाँ पे उस विक्टिम को कहते हैं तो कितना बोल्ड है। बिल्कुल। और आपकी शादी कैसे होगी? जी, ये भी मसला है ना कि आप शादी को इतना हमने कर दिया खौफनाक चीज़ माशरे में, और वैसे भी लड़की के लिए तो फिर तोहमत बन जाती है कि भाई तो बोलती बहुत है इसकी। मैंने लॉ भी किया हुआ है, मतलब डिग्री ली हुई है, तो वो भी एक एडेड वो था कि भाई ये तो बोलती भी है और अब लॉयर भी बन जाओ, मीडिया में भी है। तो ये चंद चीज़ें जो थी वो मिलके मेरी अम्मा को बहुत परेशानी थी। जहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि हम अपने मुआशरे में, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी बंदी, बहुत सेल्फ अवेयर बंदी जो अपने राइट्स का पता है, वो इंटिमिडेट करना शुरू कर देती है, वो आपके लिए थ्रेट बनना शुरू कर देती है। अच्छा जी, लेडी इंस्पेक्टर अनिला कादरी साहिबा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं चाहूँगी ज़रा वो भी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, ताकि मेरे पैनल का हिस्सा बन जाए, हमारी गुफ्तगू में भी शरीक हो जाए। डॉक्टर साहबा, ये अगर मैं हरासमेंट की डेफिनेशन के हवाले से बात करूँ, ये हरासमेंट क्या है? हरासमेंट बहुत टाइप की है। अल्फाज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमें समझ ही नहीं आती कि अगर हम ये समझ जाएं कि अल्फाज के दांत होते हैं और अल्फाज किसी को इतना तोड़ सकते हैं, दे कैन मेक यू, दे कैन ब्रेक यू। तो इतना कॉमन हो गया, छोटे बच्चों से भी अगर घर की बात से स्टार्ट करें तो छोटे बच्चों से भी जो हमारे बात करने का तरीका होता है, हम आई थिंक घर ही हमारी तरबियत गाह है जहाँ से हम बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू करते हैं और बुरे अल्फाज सीख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। हरासमेंट का मतलब आप किसी को किसी भी तरीके से ज़्यादती का निशाना बना रहे हैं, चाहे वो अल्फाज है, चाहे वो आपका छूना है, चाहे वो आपका उसके साथ डीलिंग है, ऑफिस है, घर है, रास्ता है, ऑनलाइन है, टेक्स्ट है, एनीथिंग इन विच आप किसी को
दुख दे रहे हैं, किसी को अजियत दे रहे हैं। और इसका जो साइंटिफिकली प्रूवन इफ़ेक्ट है वो ये है कि अगर कोई इंसान उसको मुसलसल तौर पे बर्दाश्त कर रहा है तो उसका जो PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सदमे वाली कैफियत हो जाती है। एंजाइटी डिप्रेशन तो बहुत छोटी सी बात है। तो इसका इम्पैक्ट बहुत बहुत प्रोलॉन्ग है और स्पेशली घरों में ही देख लें, बहुत कॉमन सी चीज़ है कि अगर बेटा और बेटी भी हैं, नॉर्मली अभी भी ये ट्रेंड है कि बेटी को कह दिया जाता है कि नहीं वहाँ पे लड़कियाँ नहीं जा सकती, आप बैठ जाएं। और चूँकि हमारे पास लॉजिक नहीं होती बात करने की, हम उसको दबा देते हैं। नाउ इट्स अ साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट कि जहाँ आप जज्बात को दबाते हैं वहाँ वो जज्बात जमा हो रहे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस, और वो कहीं ना कहीं वायलेंटली निकलेंगे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है। तो हमें बात समझने की ज़रूरत है कि हम ह्यूमन बींग्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स की जो लैंग्वेज है वो जज्बात की और अल्फाज की है। तो ये घरों से ही सिलसिला शुरू होता है, फिर आगे जाके आप ऑफिसेज और बसों में, अब बसों की आपने बात की, रस्तों में बसों में हमने भी सफ़र किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे ये फीलिंग हो कि मुझे इज़्ज़त मिल रही है रास्ते में, और मैं अपने बच्चियों के लिए कभी भी नहीं चाहूँगी कि वो जो है वो बस में सफ़र करें। देयर इज़ अ मूवमेंट US में विच इज़ कॉल्ड मी टू, और उसमें सेक्सुअली हरासमेंट की ज़्यादा बात हुई है। और इसमें ये बात नहीं कि सिर्फ फीमेल्स हैं, अराउंड 81%, 83% फीमेल्स हैं, 40% मेल्स हैं कि जिनके साथ इक्वली हरासमेंट हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि इस पे हमें वोकल होने की ज़रूरत है, असर्टिव वे में वोकल होने की ज़रूरत है, नेगेटिव वे में बिल्कुल। और देखिए, मैं इसलिए चाहूँगी कि हम इसको बहुत ज़रा आम फहम ज़बान में, ताकि आपको समझ आ सके। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ऑफिस में या आपके आसपास आपके दोस्तों में आपको बहुत एनोइंग वे में आपसे फ्लर्ट भी कर रहा होता है, एंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट फ्लर्ट, बट स्टिल वो बंदा आपकी ऐसी तारीफ़ करे जिससे आप अनकंफर्टेबल हो रहे हो। वो तो मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स, वो भी हरासमेंट है। और वो अगर मुसलसल करी जा रहा है इस बात को जानते हुए कि आप अनॉय हो रहे हैं, यू नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, तो उसको पता है कि मैं आपको हरास कर रहा हूँ। और ये अपने आसपास खुदा के लिए आंखें खोलें और देखना शुरू करें। हो सकता है बहुत सारे बंदे भी देख रहे हैं और वो लड़कियों को सिर्फ अपनी मजाक में इनकी तारीफ ऐसे करते हैं और वो अगले चिड़ें, वो आपसे हरास हो रही है, ये आपने नहीं करना। उज़्मा अल करीम साहिबा भी जो हमारे साथ मौजूद हैं, एक बड़े चैनल में वो स्पेसिफिकली हरासमेंट सेल को जो है वो देखती भी रही हैं और ऐसी बहुत सारी शिकायत उनके पास जाती भी नहीं है। उन्होंने हमें स्काइप से इस्तांबुल से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा आपा। क्या हाल है नदिया, कैसी हो? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा उज़्मा आपा, क्योंकि आज हम स्पेसिफिकली बात हरासमेंट की करें तो बहुत सारे लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि हरासमेंट किस किस टाइप्स की कहाँ कहाँ हो सकती है, तो ज़रा प्लीज़ पहले तो ज़रा इसको एलैबोरेट कीजिएगा। देखो, तो मैं बहुत शॉर्ट और आसान अल्फाज में बताऊं तो हरासमेंट वर्क प्लेस पे भी होती है और पब्लिक प्लेस पे भी होती है, घर में। ठीक है, अभी की बात करें तो बेसिकली क्या है, अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँ तो कोई भी चीज़ जो एक इंसान को अनवांटेड हो उसके लिए और वो उसको अनकंफर्टेबल कर रही है, वो हरासमेंट। क्योंकि एक्शन को आप टैग नहीं कर सकते कि ये हरासमेंट है। कोई किसी से मजाक कर रहा है और सामने वाले के लिए वो चीज़ सही है तो हरासमेंट नहीं होगी। तो हरासमेंट तब बनेगी जब वो उसको अनकंफर्टेबल कर रही हो, उसके लिए अनवांटेड है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम खाली बात करें अपने माहौल के अतराफ, तो कुछ चीज़ें दो लोगों के लिए अनवांटेड या अनवेलकम नहीं होती, लेकिन आसपास के लोगों के लिए। आवाज़ ही बढ़ा दीजिएगा उज़्मा अल करीम साहिबा की, ताकि लोग मेरे गेस्ट सुन सकें प्लीज़। ओके। फिर दूसरी चीज होती है हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो रहा हो, चाहे वो कहीं पे भी हो। वर्क से हमारे घर में सिर्फ ऑफिस आता है, लेकिन डोमेस्टिक वर्कर्स हैं और लोग हैं, तो हॉस्टाइल वर्क एनवायरनमेंट ना क्रिएट हो रहा हो। एक सबसे जरूरी चीज जिसको हम अक्सर भूल जाते हैं वो है रिटेलिएशन। कि अगर आपने किसी से फेवर मांगने पे, किसी के साथ करने पे उसको रोका, जैसे कि अभी लुबना ने कहा था, उसको मना किया, तो फिर अब आपके काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं, आपकी जिंदगी को मुश्किल बनाया जा रहा है। तो ये क्योंकि उस हरासमेंट को रोकने की वजह से हुआ है। तो तीसरी चीज रिटेलिएशन, और चौथी चीज होती है क्विड प्रो को, कि मैं आपके लिए कोई काम करूं और आपकी ये तो अब आप मुझे भी फेवर देंगे या देंगे। तो ये 4 तरह की जो हरासमेंट होती है, वो कहीं पे भी हो सकती है, वर्क प्लेस, घरों में, हर जगह पर।
सही, जैसे भी आपने बात भी की तो पहले एग्जांपल में जो मैम ने अपने एग्जांपल दी कि जब आप रिटेलिएट भी करते हैं देन आप उसको उसके रिपोर्कशन भी फेस करने पड़ते हैं। जैसे लुबना जरा नकवी साहब ने सवाल से बात भी की कि वो खुद इसका कैसे जब विक्टिम बनी, लेकिन वही बात कि जब वो शख्स जो कि हरास हो रहा है जो वो बोलता है तो वो विक्टिम से एकदम से उसकी पर्सपेक्टिव सारा वो चेंज हो जाता है, हम उसका रोल एकदम से चेंज कर देते हैं कि जी विक्टिम तो बोल नहीं सकता। और ये इस पे क्या ज़रा लुबना आप बात करना चाहेंगी कि हम क्यों वैसे चुप करा देते हैं, और अगर कोई बोलना शुरू कर दे या अपने कहीं वो अनकंफर्टेबल हो रहा है वो एकदम आवाज़ उठा दे तो हम उसको नेगेटिवली क्यों लेना शुरू कर देते हैं? एक तो हम ये समझते हैं कि ख़वातीन के पास राइट्स नहीं है। हम कहते हैं मर्दों से हम अपनी हकूक़ लें। आपके आइन में आपको हकूक़ मिला हुआ है, बेसिक राइट आपको मिला हुआ है, तो क्या आप किसी से मांग नहीं सकते, और मांगना भी नहीं चाहिए हमें दो हमारा आइनी हक़, तो वो हमारे दिमाग में ही नहीं है किसी के। हम बच्चियों को जब हम परवरिश कर रहे होते हैं, ख़ासतौर पर माँ, क्योंकि वो खुद उससे गुजर चुकी होती है, वो वहीं से खामोश करने लगती है और लड़की से कहती है तुमने कुछ किया होगा। तो ये अक्सर हमें वहीं स्टॉप कर देना चाहिए। वालिदैन और ख़ासतौर पर माँ को ये सिखाना चाहिए कि बच्ची से तुम कुछ करो, मुझे आके बताओ, और छुपाओ नहीं और डरो नहीं। तो अक्सर हमारी बच्चियां और बच्चे जो हरास हो रहे होते हैं, मोलेस्ट हो रहे होते हैं, वो खामोश हो जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे साथ कुछ हुआ है तो हमने कुछ किया है। तो ये जो हमारी मेंटालिटी, और ये मेरे ख्याल में हम इंस्टिंक्टिवली कहते हैं तुमने कुछ किया होगा। तो इसमें मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताऊं कि मेरी बेटी स्कूल जा रही थी, उसके साथ एक लड़की थी, वो वैन में जाती थी, शी वाज इन क्लास 9। मैं हर जगह ये सुनाती हूँ, वो उसके साथ एक बच्चा जाता था, क्लास 7 में था। उस बच्चे को उन पसंद आ गई वो, और बड़ी लड़की, उसने बहुत आप सोचेंगे एक छोटा बच्चा बड़ी लड़की को मोलेस्ट कर, इट डजंट देयर इज नो एज लिमिट और एनीथिंग। उस बच्चे ने कहा, बच्चे को उसने मना किया या डांटा या जो भी जरा बड़ी थी, तो उसने कहा अगर तुमने मेरी नहीं एक्सेप्ट की फ्रेंडशिप तो मैं तुम पे तेजाब फेंक दूंगा। तो हमारी बेटी हमारे पास 7th स्टैंडर्ड के बच्चे ने 9th क्लास की बच्ची को जब ऐसे अप्रोच करना शुरू किया और जब बच्ची ने उसको कहा कि नहीं, तो उसने कहा तेजाब फेंक। बिल्कुल। तो हमारे माशरे में लोग समझते हैं कि अगर आप लॉयर हैं या मीडिया में हैं या डॉक्टर हैं या पुलिस में हैं, ख़वातीन, तो लोग आपके पास खुद ही आ जाते हैं। तो उस बच्ची ने मेरी बेटी से कहा कि अपनी वालदा से मैंने कहा उससे को आई एम हियर फॉर हर, लेकिन वो पहले वालिदैन से जाके बात करे क्योंकि बहुत सीरियस क्राइम है। अगर खुदा ना खास उस बच्चे ने ला के कुछ कर दिया तो उस बच्ची ने कहा मैं तो जा ही नहीं सकती, मेरे अम्मा अब्बा तो मुझे डांटेंगे। तो मैंने उस बेटी के थ्रू मैं कर रही हूँ कॉन्टैक्ट, बिकॉज नेचुरली आप बच्चों से इस तरह नहीं कर सकते। तो मैंने कहा तुम्हारे वालिदैन ज़्यादा तुम्हें डांटेंगे, मारेंगे, मगर ये बहुत बड़ा क्राइम हो सकता है, टॉक टू योर पेरेंट्स। तो उस वक्त भी मुझे अफसोस हुआ कि बच्चे अपने माँ बाप से ही बात करना नहीं चाह रही। खैर वो बात हुई और वो फैमिली गई लड़के के घर, उसके माँ बाप बहुत अजीम थे। उन्होंने कहा आप हमारे बच्चे को FIR कटवाएं इसके खिलाफ, ये इतना मतलब वो है क्रिमिनल। उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया, वरना अगर और कोई होता वो कहता हमारे बच्चे ने कुछ नहीं किया, आपकी बच्ची बड़ी है, बच्चा और शेर हो जाता। एग्जैक्टली। आप सोचिए 7 क्लास का बच्चा कितना होगा, 14 आई थिंक, हार्डली। तो हम बच्चों में भी देख रहे होते हैं, छोटे बच्चों में मेल प्रिविलेज है हमारे यहाँ। अब हम ये कहते हैं तो जेंडर और प्रिविलेज और मेल्स हम जब बात करते हैं तो मर्द वहीं से स्विच ऑफ हो जाते हैं बिकॉज दे थिंक इट्स अ वुमेन्स मैटर। लेकिन ये माशरे का मसला है। आपकी बेटी, आपकी बीवी, आपकी माँ इससे गुजर रही है। और आखिरी बात मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि औरत मार्च को सुनते ही लोग ऑफ हो जाते हैं, मर्द कहते हैं वो फिर औरत मार्च और वही मी टू और वही मार्च 8। तो मेरी एक डिस्कशन हो रहा था कि मैं हर वक्त मेरी तो बहस रहती है जेंडर के ऊपर, तो मेरे कलीग्स कहने लगे आप अजीब बातें करती हैं, ये कुछ औरतें निकालती हैं और ये क्या हंगामा है, ऐसे क्या हो रहा है, ये स्लोगन्स देखें। उस दिन मैंने रियलाइज किया दैट दे डोंट नो कि एक्सटेंट क्या है। कि वो कहते, उन्होंने कहा मेरी अम्मी, मेरी बहन बेटी ने कभी आके मुझे नहीं कहा। तो वो पॉइंट मुझे समझ में आया कि इन लोगों को जब हम कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर रहे, और मीडिया का रोल इसमें बहुत बुरा है कि इतनी ख़वातीन है, हम ये जो जेंडर और मोलेस्टेशन या जो भी हमारे मसाइल हैं, और जो माशरे, औरत का मसला माशरे का है ना, वुमेन्स राइट्स कुछ नहीं होती, ह्यूमन राइट्स हैं। तो हमें ये मुसलसल पूरे साल कॉन्वर्सेशन और डिस्कशन होना चाहिए विद इन द जेंडर्स, क्योंकि आप मर्द को हम बहुत बुरा भला कहते हैं वही कर रहा है सब कुछ, बट जो बाकी मर्द हैं मेजॉरिटी, उनको पता नहीं कि मसले का सीरियसनेस क्या है, तो जाहिर है वो उसको बहुत लाइट लेते हैं। तो आई थिंक वी नीड अ डिस्कशन। वो जैसे मैं बात करती थी ना कि हाँ वर्क प्लेस पे भी आप अपनी किसी भी कुलीग के साथ एक बड़ा फ्लर्टिशियस किस्म का मजाक कर रहे हैं एंड शी इज़ अनकम्फर्टेबल, वो हरासमेंट है। और जैसे आपने बात की कि बच्चे माँ बाप को आके बताते नहीं, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों को डर होता है जब आप घरों से बाहर निकल के आप अकेडमी जा रही हैं, आप स्कूल जा रही हैं, आप यूनिवर्सिटी जा रही हैं, बड़ी मुश्किल से ना बच्चियों को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिलते हैं। और अगर वो बताना फिर घर वालों को शुरू करें कि जी हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है,
कोई हमारा कुलीग, हमारा साथी, सड़क पे कोई बंदा बाइक से गुजरने वाला, गाड़ी से गुजरने वाला बंदा गंदी बात करके जा रहा है, तो घर वाले ये नहीं कहेंगे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं सेट करता हूँ, मैं पुलिस को बताता हूँ। वो ना कहेगा अच्छा बेटा फिर तू घर पे बैठ जा। बिल्कुल। हाँ, तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करनी है, क्योंकि आपको पता है हम अभी भी इस मुआशरे में हैं जहाँ पर अगर बच्ची पैदा होती है तो लोग इससे नसीबों से ज़्यादा नहीं डरते। लोग इसलिए ज़्यादा डरते हैं कि हम उसको सोसाइटी से कैसे बचाएंगे अगर आसपास के गंदे लोग हैं। छोटी सी ब्रेक ले रही, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अनिला साहब से बात करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और क्या, क्योंकि आज हम हरासमेंट के हवाले से बात कर रहे हैं। हरासमेंट किस किस किस्म की होती है, और जो शख्स खातून हो, बच्ची हो, बच्चा हो, इनफैक्ट आदमी भी हो, वो कैसे और किस को रिपोर्ट कर सकता है। आज हमने इस हवाले से बात करनी, क्योंकि देयर हैज़ टू बी अ सल्यूशन टू इट। लेकिन मैं ब्रेक में बात कर रही थी, हमारे ना बचपन से ही कुछ तरबियत, चलिए घर से तो छोड़ दें, लेकिन जो हमने फिल्म्स देखे हैं, ड्रामास देखे हैं, उसमें अगर आप गानों के बोल देख लें तो वो खुलेआम हरासमेंट है कि आप कहें भाई ये तो कोई मवालियों की लैंग्वेज है, ये कोई ऐसे कैसे किसी लड़की से ऐसे बात कर सकता है, लेकिन हीरो से बात कर रहा है। वो उससे पहले फ्लर्ट ऐसे कर रहा है, वो अनॉय हो रही है, उसको बुरा लग रहा है, देन फिर कुछ ऐसा होता है कि उसको उससे मोहब्बत हो जाती है। ये हमने हमेशा देखा है। अभी बहुत सारे जी अभी भी बहुत सारे आप गानों के पुराने, अगर मैं आपसे 90s और इनफैक्ट 2000 के भी सॉन्ग्स की बात करूं, आप उनको देखें, वो खुलेआम हरासमेंट है। वो ऐसे बोल हैं कि आप उनको नहीं कर सकते, और आपको लगता है कि भाई ये तो मोहब्बत है। तो आपको क्या लग रहा है? आपको लग रहा है तो हीरो हीरोइन वाली बात है। और लड़कों को भी ये लग रहा है, ठीक है, जैसे जी वो गाना था जी लाल दुपट्टे वाली, अपना नाम तो बता, और उसके बाद खंबे जैसी खड़ी है, ये सारे काला चश्मा, ऐसी बहुत सारे गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, ये तमाम तर चीज़ें, तनु काला चश्मा, मतलब ये वो जुमले हैं। आप खुद सोचें, जब आप कभी बसों में ट्रैवल कर रहे हो तो पीछे से कोई बंदा आपको जुमला लगा देता है, तो ऐसा लगता है शायद ने वो जुमला पकड़ा और गाना लिख दिया, उसको नॉर्मलाइज कर दिया। और बहुत से लोगों को लग रहा है कि अच्छा जी शायद इनको हम पसंद आ रहे हैं, इनको हम हीरोइन लग रहे हैं, तो लोग हम ऐसी बातें करें। नहीं, ऐसा नहीं है। टच वुड, अल्लाह का बहुत शुक्र है, हमारे पाकिस्तान में जितने भी मीडिया हाउसेस हैं उनमें से एक उस मापा का जिससे ताल्लुक़ रहा है बहुत लंबे अरसे, जियो, वो, और जिस चैनल में मैं बैठी हूँ, यहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। हम भी सोचते हैं कि अच्छा जी कल कला हमारी इतनी बच्चियाँ होंगी, हम उनको किन चैनल में भेजेंगी, तो यकीन माने 2 चैनल जहन में आते हैं कि हाँ पता है कि बच्चियाँ महफूज हैं, वो कुछ बोलेंगी उनको सुना जाएगा और बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। देयर इज ज़ीरो टॉलरेंस अबाउट इट। ये भी देखना आपको चाहिए कि आप जिन जगहों पे जा रहे हैं वहाँ पे क्या सूरत हाल है। और मसला ये हमने देखा, अपनी आंखों से देखा, जहाँ पे लड़की रिपोर्ट करती है कि जी हमारा बॉस हमें या कोई हमारा कुलीग हमारे साथ कोई ऐसी बातचीत कर रहा है, तो उसी लड़की को ना निकाल भी दिया जाता है, या उस लड़के को निकाल भी दिया जाता है। ऐसा होता है। क्योंकि हमारे साथ लेडी इंस्पेक्टर अनिला कादरी साहब भी मौजूद है, ज़रा मैं उनसे भी जान लेती हूँ कि उनके पास किस किस नौयत के केसेस आते हैं। जी अनिला। जी, हरासमेंट काफ़ी नौयत के होते हैं, और जिसमें सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, जिसमें बच्चे, मर्द ये भी शामिल होते हैं, क्योंकि आजकल जेंट्स जो हैं वो भी हरास हो रहे हैं। तो आप किसी बस स्टॉप पे खड़ी हैं, या आप कहीं ट्रैवल कर रही हैं, आपको कोई फॉलो कर रहा है, या आपको कोई टेक्स्ट कर रहा है, या आपको कोई इस तरह की बात कर रहा है जो आपको नागवार गुजर रही है, तो वो भी हरासमेंट में आता है। तो इसमें आपको ये चाहिए कि आप फौरी तौर पे इसमें कंप्लेन करें। आप अगर स्टॉप पे खड़ी तो आप 15 कॉल कर लें, आपको फौरी तौर पे जो है इसमें हेल्प मिल जाएगी, या आप थाने आ जाएं। अच्छा, उसमें लेकिन मैं, क्योंकि मैं आपसे पूछूंगी आपके पास किस नौयत की केसेस आए हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे तो मसला ये है कि आप अगर हरास होते हैं तो 15 पे कॉल करते हुए आपको इसलिए भी डर लगता है कि जो वहाँ पे कॉल उठाने वाला होगा वो आदमी होगा, वो आपसे पूछेगा अच्छा जी आपको क्या जुमला कहा गया, और जो बंदा ऑलरेडी हरास होता है। अभी हमने पिछले दिन एक वीडियो देखी, एक आदमी उसके आगे बच्चा बैठा हुआ है, वो गुजरते हुए इसने बड़ा इनअप्रोप्रिएटली टच किया एक बाहिजाब औरत को, और उसके बाद वो लड़की भी जैसे नॉर्मल होके चली गई, ऐसा लग रहा था कि उसके साथ ये होता चला आ रहा है। लोग नॉर्मलाइज हो गए हैं
इस चीज़ को भी लेके। लेकिन ये है कि इसमें अब केस रजिस्टर हो रहे हैं, इस तरह की जो वीडियो वायरल्स हो रही हैं उस पर अब केस रजिस्टर हो रहे हैं। अगर वो जाते हैं ये वैसे, जी बिल्कुल पकड़े जाते हैं और पकड़े भी गए हैं और केस रजिस्टर हुए हैं इस पे। और सज़ा क्या होती है इसमें? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा देखें इसमें 3 साल है और जुर्माना भी है। अगर वो खवातीन जैसे इसमें ट्रेस हो जाती हैं, वो आ जाती हैं थाने तक, तो उनकी मुद्दत में केस दर्ज होता है। अगर नहीं आती तो स्टेट की मुद्दत में। स्टेट की जी, क्योंकि देखिए वही वाली बात है कि घर वाले भी मना करते हैं और वो कुछ शर्म लिहाज की वजह से जो है, शर्मिंदगी की वजह से वो नहीं आती हैं। कहते हैं तुम्हारी शादी कैसे होगी, हम लोगों को कैसे बताएंगे। आपको याद होगा लाहौर में मीनार पाकिस्तान का वाक़या। बिल्कुल, मैं अंदर वाले वाक़े की बात नहीं करी, वैसे तो खैर इस्लामाबाद में भी एक वाक़या हुआ है, लेकिन बाहर लड़की चिंची पे अपने छोटे भाई के साथ बैठी है, बाइक से एक लड़का उतरा है, उसने उस लड़की के गाल पे किस की है और उसके बाद वापस बाइक पे बैठा और वो चला गया और वो जो बच्चा है वो देख रहा है। अब मुझे बताएं कि उस बच्चे पे क्या गुजरी होगी जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन को देख रहा है कि वो कैसे हरास हो रही है। वीडियो बनी और लोगों को लग रहा है कि वो हीरो है। तो अब इसमें जानना चाहती हूँ हमारी जेलों में कोई बंदे लोग मौजूद भी हैं जो कि हरासमेंट के केस में हैं? मौजूद हैं और इसमें काफ़ी लोगों को सज़ा भी मिल चुकी है। ये सिर्फ हरासमेंट है या फिर मैं रेप के केसेस की बात नहीं करी, मैं सिर्फ हरासमेंट? जी मैं हरासमेंट की ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि सेक्शुअली हरासमेंट भी ये सेक्शुअली हरासमेंट कहलाता है। जी। और मुझे एक सवाल से पूछना है कि अगर फर्ज के आपके लिए 15 पे कोई आपको कॉल करे तो एक तो वो कॉल नहीं करेगी क्योंकि ट्रस्ट डिफिसिट है पुलिस से, और अगर वो करे और वो आप उस पर कितनी एक्शन लिया जाएगा सिर्फ एक जुमले पे, तो प्रूफ कैसे करे वो लड़की? और जब वो 3 साल के बाद बंदा निकलेगा तो रिहैब का कोई सिचुएशन है या वो वाकई फिर दोबारा लड़की को अटैक कर सकता है? देखिए इस तरह का एक वाकया हुआ था, उसने 15 कॉल की थी, फौरी तौर पे वहाँ पे पुलिस पहुंची थी और उस लड़के को जो है उन्होंने अरेस्ट करके वुमेन स्टेशन में मुंतकिल किया था और वहाँ पर उसकी एफआईआर लॉन्च की गई थी। एविडेंस और प्रूफ ऑफ एविडेंस तो मिल गए थे, जाहिर है वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने एविडेंस दिया था, इस चीज़ का गवाही दी थी। कि मैं चीज़ सोचूं कि अगर फ़र्ज़ करें आप किसी जगह पर हो, किसी ने आपसे ऐसी कोई बात की हो, आपको इनअप्रोप्रिएट टच किया और लोग वहाँ से चले गए हों, आपको पता है लोग तो कहते हैं हम तो पुलिस के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहते, ऐसी सूरत में क्या होगा जब आपके पास आसपास गवाहान मौजूद ना हो? तो सबसे बड़ा एविडेंस तो वो खुद विक्टिम होती है ना उसमें। ठीक है, उस पे भी केस चल। जी बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, रियाज खान कॉलर हमारे साथ मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। जी रियाज खान साहब। अच्छी बात यह है कि हाँ, हमें जो है सबसे पहले जो है ये करना चाहिए कि अगर हमारा छोटा बच्चा भी है, अगर वो 6-7 साल का है या बच्ची है, तो हम अक्सर उसको कहते हैं कि चाहे जी दूध की दुकान पे चले जाएं या अंडा ले आएं या बेकरी पे चले जाएं, तो हमें उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। और अगर उनको भेजें तो हमें, आज आप माशाल्लाह बहुत समा को सलाम है कि इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी पूरी टीम को, समा को। हमें बच्चों को बताना चाहिए कि आपने जो है पैसे किस तरीके से देने हैं। अगर आपको कोई गाल पे टच कर रहा है या कहीं और बॉडी पे टच कर रहा है तो आप आके अपने पेरेंट्स को बताएं, और फिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये ना हो कि वो जाके शोर शराबा शुरू कर दें एक तौर तरीके से, बड़े प्यार से, क्योंकि बच्चा अक्सर इस बात से भी डरता है कि कहीं वो लड़ तो नहीं पड़ेंगे सामने वालों से, मुंहमारी गालियां वगैरह। तो इस चीज से थोड़ा सा इज्तनाब करें वालिदैन और पेरेंट्स। तो बच्चों को जो है वो अवेयरनेस दें और बच्चों को बताएं कि जी इस माशरे में आपने किस तरीके से रहना है और कैसे चलना है। क्या जब तक आप बच्चों का अवेयरनेस, और सबसे बड़े खुद एतमादी जो है वो आपने देनी है बच्चों को इंशाअल्लाह ताला। और दूसरा, कानून से मेरी ये लॉ जो है इसमें मेरी रिक्वेस्ट है वजीर दाखिला से कि अगर इस किस्म के केस आते हैं तो उसे मीडिया पे शो ना कराया जाए, ना मीडिया को बताया जाए, ना आगे किसी क्योंकि जिस घर की भी लेडीज हो या बच्ची हो या बच्चा हो, अगर वो टीवी पे आती है तो बदनामी होती है। तो इसको बड़े से पर्दा रखे और उसे कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये 1-2 वाक़े ऐसे हो जाए, कानून सख्त एक्शन ले, तो इंशाअल्लाह ताला फिर इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे। अल्लाह करे जी इसके लिए हमारा सिस्टम, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह करे हमारा सिस्टम इतना पक्का हो जाए। जैसे मोटरवे का वाक़या आपको याद होगा, और मैं तो मीडिया को बड़ी दाद देना चाहूँगी कि उसमें हमने देखा कि जो विक्टिम की पिक्चर सामने नहीं आने दी किसी ने, और शायद उसी वजह से अब मैं आई हैव हर्ड कि जो फैमिली शायद वो मूव आउट कर गई, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि विक्टिम की शक्ल सामने ना आने दें। हाँ, जिसने किया है उसकी शक्ल तो ज़रूर आए और पीटें आप उसकी शक्ल ना कि
ये इस शख्स ने ये जुर्म किया है। अच्छा, उस वहाँ पर ये कितना ज़रूरी है यहाँ पे, जो अभी स्पेसिफिकली रियाज खान साहब ने भी कॉल की और उन्होंने कहा कि हम बच्चों को सिखाएं, वो वाली बात है कि बच्चों को गुड टच और बैड टच सिखाना चाहिए। जब हम इस पर बात करना शुरू करते हैं तो फिर लोग कहते हैं ले जी छोटे बच्चों को क्या चीज़ सिखा रहे हैं। बल्कि अगर पाकिस्तान में हम देखें तो अभी पिछले दिनों एक और बच्ची की भी लाश मिली है बोरी में, जिसको जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और ये कोई वाहिद केस नहीं था, ऐसे बहुत सारे केसेस हम देखते हैं। कचरे से छोटे छोटे बच्चों की लाशें मिलते हैं। कसूर के वाक़े सबको याद हैं, वो सिर्फ एक ज़ैनब नहीं थी, उस इलाके की 11 बच्चियों को वैसे ही रेप किया गया था, उनके हड्ड तोड़ के उनको फेंका गया था। तो ये कितना ज़रूरी है कि बच्चों को बताना शुरू करें? एक बच्चों को तो बिल्कुल शुरू से बताना जरूरी है। और हमारी खैर एक सिक सोसाइटी हो गई है जहाँ कब्रों में मौजूद लोग महफूज नहीं हैं सेक्सुअल हरासमेंट से, वहाँ आप क्या बात करें। ठीक है, तो वो तो एक हमारे यहाँ मसला कानूनी है, मसला समाजी है, मसला घरेलू है, मसला मजहबी है और मसला तरबियत का भी है। तो इन तमाम एंगल्स पे काम करने की जरूरत है, क्योंकि हर चीज को फिर दूसरी बात ये कि बच्चों को आप सिर्फ ये ना सिखाएं कि आप गुड टच और बैड टच क्या होता है, आपके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपने हसासियत सिखानी है, आपने सेंसिटिविटी सिखानी है कि कितनी तकलीफदेह चीज है कि आप किसी के भी बारे में कोई ऐसी बात करें, किसी के साथ कोई ऐसा अमल करें जो उसको मुनासिब ना लग रहा हो। बहुत बेसिक रूल है ये। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हम अक्सर जब हरासमेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम खवातीन की बात करते हैं। शुक्र है कि अब बच्चों की बात आना शुरू हो गई है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हरास होते हैं हमारे यहाँ सेम जेंडर हरासमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो और थर्ड जेंडर हरासमेंट भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि जो बेचारे थर्ड जेंडर है, हम तो समझते हैं ना कि हक है हमारा उनको छेड़ देना, जो सड़क पे बेचारे मांग रहे होते। तो हमने अपने अंदर से हसासियत खत्म कर दी है। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो घर में तरबियत है। खुलकर बच्चों से बात करें, खुलकर बच्चों को बताएं, और बच्चों को ये भी बताएं कि ये क्या अमल है, जो चीज आपको अनकंफर्टेबल कर रही है उसके बारे में आपने नंबर 1 बोलना है और कैसे बोलना है। जरूरी नहीं होता कि आप सामने वाले को सिर्फ थप्पड़ ही मारें या जबान से गालियां ही निकालें, एक तरीका होता है डील करने का। नंबर 3 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, अपने बेटों को एम्पावर करें कि वो उसको रोके, आप ना पहुंच जाएं लड़ने के लिए, आप उनकी सपोर्ट में खड़े हो। मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी अगर टाइम है तो। तुम्हें पता है हमारी फैमिली का माहौल कि मुझे हमेशा से मेरे मियाँ ने जो है वो बोला कि तुम डील कर सकती हो या तुम चाहते हो कि मैं इंटरवीन करूं। तो मुझे उसमें बड़ी खुशी हुई जब मेरी बेटी और छोटी थी, अब तो बड़ी हो गई है, तो वो किसी वो जिस तरह से अभी लुबना ने बताया, तो उसको भी किसी बच्चे ने जो है कुछ बोला, तो वो घर आके बता रही। तो उसके भाई यानी कि लियान ने उसको बोला अपनी बहन को कि आप क्या चाह रही हैं, मैं इंटरवीन करूं या आपको बताऊं कि कैसे डील करना है, आप खुद डील करेंगी। तो उसने कहा डील तो मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे डील करने का तरीका समझ में नहीं आ रहा। तो आपके घर में वो माहौल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ लोग सजा हो जाती है, पुलिस भी सपोर्ट करती है, लोग भी सपोर्ट करते हैं, मीडिया पे इतना आया है कि अब लोग सपोर्ट सिस्टम बन रहा है। सजा के बाद के जो मसाइल है ना, वो जो रिटेलिएशन वाला चक्कर है, तेजाब फेंक दूंगा, ये कर दूंगा, क्योंकि वहां तो खुली छूट है। तो एक पूरा निजाम बदलने की जरूरत है, एक पूरी सोच बदलने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने सही बात की। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं ज़रा ना वो साइकोलॉजी भी जानना चाह रही हूँ उस शख्स की जो कि हरास करता है। ऑफ कोर्स क्योंकि कोई ना कोई बैकग्राउंड तो होता है जिससे बच्चे जब निकलते हैं उसके बाद उनके लिए चीज़ें इतनी नॉर्मलाइज हो जाती है, लोगों को हरास करने लग जाते हैं। हाँ जी, मैं वही जैसे इन्होंने भी कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स में आपका अपने घर का माहौल और आपके अपने न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस, जो केमिकल्स इम्बैलेंस, ऑलरेडी वो घर में जिस किस्म का माहौल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी शख्सियत को बनाती हैं। बाय द टाइम वो बाहर निकलते हैं, देखिए जैसे अभी हमारी ब्रेक में भी बात हो रही थी, छोटे बच्चे की बात हो रही थी, ग्रेड 7 की, ग्रेड 6 की, अगर वो बाहर जाके इतने इनएप्रोप्रिएट एक्ट्स कर रहा है तो उसकी मेरे ख्याल से ना वो हम जरा डिस्कस कर ही लेते हैं ढाका चुबल फाज में कि वो मैं अनिला साहिबा जो आपके केस का बता रही थी, ताकि फिर हम उस साइकी को भी लेके चलें। और बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होता आपके बच्चे छोटे ये हरकतें कर रहे हैं बाहर। एग्जैक्टली, इस फोन पे यू नेवर नो आपका बच्चा क्या देख रहा है ना, उसके हार्मोन्स कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं। जी, एक टीचर थी, वो कंप्लेन लेकर हमारे पास आई थी कि वो जिस बच्चे को पढ़ाती हैं, तो वो बच्चा जब वहाँ पे उनके घर पे पढ़ने आता था तो वो कुछ प्राइवेट चीज़ें उस टीचर की ले जा के अपने घर में उसने छुपा के रख दी थी। एक दिन वो लेकर वहाँ पे वापस आया है और उसने जब टीचर को वो दिखाई है तो टीचर हैरान हो गई कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उस पर उसने कहा कि जी मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और मैं आपसे एक ताल्लुक़ कायम करना चाहता हूँ। वो बच्चा कितना छोटा था? वो बच्चा ग्रेड 8 का था।
ग्रेड 8 का बच्चा था। तो उन्होंने उसको शटअप कॉल की, उन्होंने उसको समझाया, उन्होंने कहा मैं डांट डपट करती हूँ शायद ये समझ जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ढीठ हो चुका था और उसने मतलब बहुत ज़्यादा उनको तंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने अपने हस्बैंड से जिक्र किया इस चीज़ का और फिर वो हमारे पास कंप्लेन लेकर आए थे। तो हमने उसके पेरेंट्स को बुलाया था। उसके बच्चे के पेरेंट्स जब हमारे पास आए हैं तो वो बजाय उस चीज़ को अपने बेटे को डांटते, उन्होंने जो है उल्टा उस टीचर को मतलब बुरा भला कहा कि जी हमने कुछ जो है इनकी फ़ीसें वगैरह देनी थी, वो हम नहीं दे पाए, तो इस वजह से ये हमारे बच्चे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। ठीक है ना। आप देखिए ये क्लियर कट एक नफ्सियाती बीमारी है जिसमें आपको जो है वो जो भी आपके नॉन सेक्सुअल, जो आपके नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपकी अंडरगारमेंट्स आ जाती हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उससे आपको वो एक जिनसी लज्जत मिलती है। तो ये तो इट्स अ वेरी वेल नोन एक बहुत एक नफ्सियाती बीमारी जिसके लिए आपको पता भी नहीं कि आपका बेटा ये कर रहा है। तो वही वाली बात है कि आपकी अपनी नॉलेज भी होना बड़ी ज़रूरी है। दूसरा आपने कहा था गुड टच और बैड टच। एक्चुअली में टच का तो हम नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि आपके जिस्म के जो हिस्से हैं उनको सिर्फ आपको छूने का हक है। इवन मम्मा जब आप बड़े हो जाएंगे तो मम्मा और बाबा भी नहीं टच कर सकते। तो ये चीज़ उनको बताना है कि किस चीज़ को कोई आपके छू सकता है और किस चीज़ को नहीं छू सकता। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो अच्छा और बुरे की तमीज़ आप जब देना चाहेंगे उसको तो वो एक्सप्लोर करना चाहेगा व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड। बच्चे को ये भी बताना है कि आपको अगले बंदे को भी आपको भी ऐसे टच नहीं करना। नहीं, हाँ। और जो भी हमने वो बात की जो हैरेसर होता है वो भी खुद ना बचपन में कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड है वो, हाँ। बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है। और उसका देखिए आप अगर एक ट्रॉमा अगर आपके साथ खुद एक सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुई है और जो भी जिनसी ज़्यादती हुई है, अब आपके पास हर जगह, मतलब अगर मैं क्लिनिक में बैठी हुई हूँ तो इट्स सो कॉमन मदीहा के हर एक के मोलेस्टेशन की हिस्ट्री है, हर एक का है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ बैड टच हुआ है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। और वो उस वक्त उनको ज़्यादा पता ही नहीं होता। जब वो बड़े होते हैं, जब वो रिलेशनशिप्स में एंटर होते हैं, जब वो वर्क प्लेस में जाते हैं, जब उनकी ज़िंदगी में चैलेंज बढ़ता है, तब उनको फ़ील होता है कि यार मेरे अंदर कुछ डेफिशिएंसी है। और व्हेन वी गो बैक देन वी गेट टू नो कि उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं। और आप समझे कि इतनी ज़्यादती है। अभी मैं आपको बताऊं कि कितनी बच्चियां हैं छोटी जिन्होंने जो है वो अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश की जस्ट बिकॉज दैट दे वो सेक्शुअली अब्यूज्ड और वो आवाज़ नहीं उठा सके या मोलेस्टेशन हुई उनके साथ, वो किसी को कुछ कह नहीं सके, पढ़ाइयाँ छोड़ दी। अपनी पढ़ाइयों में वो बहुत अच्छी थी, कितने कितने साल हो गए वो घरों पे बैठी हुई हैं। और हम समझते हैं कि ऐसी चीज़ों पे बात करके, सिर्फ बातचीत करके, अफसोस करके हम उसको उस अजियत से, माजी की अजियत से निकाल देंगे। ऐसा नहीं है। हमें आई थिंक सो इस पे बहुत बात करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को एजुकेट करने की ज़रूरत है, बच्चे के साथ ताल्लुक़ बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे वही वाली बात है, पता होना चाहिए बच्चा क्या कर रहा है। और अगर आपने उसको एक दफ़ा गुस्से से चुप करा दिया तो कभी भी आपके पास नहीं आएगा। वो अपने ही हम उम्र लोगों के पास जाएगा और वो उसको गलत रास्ता ही दिखाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, समाजी है, मजहबी है, तरबियत से भी रिलेटेड है, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं याया साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। मदिया कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक। तमाम मेहमानों को सलाम। मदिया मैं तो इस मौजू पे ये कहना चाहूँगा, लेकिन बात ये है कि एक चीज़ होती है अखलाकियात, वो आपके घर से शुरू है। कानून तो आपको बाद में रोड पे मिलेगा ना, जब आप रोड से बाहर निकलेंगे। लेकिन जो अखलाकियात का पहलू है ना, अनफॉर्चुनेटली हम इतनी तबलीग करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ किरदार साजी का कोई तस्वुर नहीं है। एक किरदार बनता ही उससे है ना, जब आप इतनी तबलीग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और लोगों में किरदार ना आए, किरदार साजी ना हो तो कोई फायदा नहीं होता। जो रेस्पेक्ट है ना, आंसर वो अपने घर से शुरू होता है। हमें अपने बच्चों को, अपने माँ, जैसे आपने कहा ना, कुछ टैबूज हमें तोड़ने पड़ेंगे। दुनिया इतनी ओपन हो गई ना, अगर आप अपने बच्चों को इतना कंफर्ट लेवल नहीं देंगे कि वो आपसे खुलकर बात कर सकें, तो डेफिनेटली वो या तो साइको हो जाएंगे या फिर कहीं और जाके अपनी कंफ्यूजन दूर करेंगे। अब सवाल ये होता है कि जो हमारे माशरे के अंदर ये डिफरेंशिएट करना कि ये साइकोपैथ है या बन रहा है, ये भी एक बड़ा मसला है। अब जो विक्टिम होता है ना बेचारा, उसके साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो हमारे माशरे के अंदर जो वो बेचारी या वो कहाँ किस फॉर्म पे जाके वो घबराती है बात करने। जो मेरा सवाल आपके इंस्पेक्टर साहब बैठी है, इनसे मेरा ये सवाल है कि उसको कंफर्ट लेवल कैसे जाए, वो घबराए ना, या उसके पास इतना कंफर्ट लेवल हो कि वो आके खुल के बात कर सके। हम उसको ही विक्टिम बना देते हैं, उसको उसकी शेमिंग शुरू कर देते हैं। और दूसरा सवाल मदिया मेरा ये भी है, अनफॉर्चुनेटली जो सोशल मीडिया पे जो वायरल चीजें होती हैं उसको भी लोग एंजॉय करते हैं। दैट इज अ वेरी बैड थिंग।
इसके बारे में भी कुछ कहिएगा। थैंक यू सो मच। सही, बहुत शुक्रिया जी आपको कॉल का। खैर मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि जो पार्टिसिपेशन, जो कॉल में पार्टिसिपेशन करें वो ज़्यादातर आदमी करें। अच्छा, उन्होंने एक बात की कि घर में इतना कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए कि बच्चे के साथ अगर कुछ ऐसा हो तो अपने माँ बाप के साथ शेयर कर सके। लुन्ना, मुझे ये बताएं, जब घर आपके लिए सेफ ना हो, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि हरासमेंट आपसे जैसे घर से बाहर निकलते तो फिर आप लोगों की नज़रों में आ जाते हैं और तभी आप हरासमेंट का शिकार बन सकते हैं। घर में जो होती है हरासमेंट, उस पे जाहिर है यहाँ पर ये एक्सपर्ट बैठे हैं लॉ के, मगर मैंने भी लॉ पढ़ा हुआ है, क्राइम पढ़ने का शौक पता नहीं क्यों है, सॉरी। तो उसमें ये आप अक्सर देखते हैं कि कहते हैं कि सबसे ज़्यादा क्राइम आपके उस आदमी करता है आपके साथ इस तरह का जो उसको आप जानते हैं, क्योंकि उसको आपको एक्सेस है। और बच्चों के लिए घर अनसेफ होता है ज़्यादातर, हम देखते हैं। अच्छा, कभी कभार वालिद को तो शायद नहीं अंदाज़ा होता, खातून को तो पता चल जाएगा ना, क्योंकि वो औरत बहुत परसेप्टिव होती है, इन्हें देख लेती है। अगर ये हम देखते हैं कि बच्चा किसी की गोद में जाने से कतरा रहा है या बच्चा इरिटेट हो रहा है, तो हम कहते हैं, उस बच्चे को डांट रहे होते हैं, क्या बदतमीजी है, बड़े हैं ये। नॉट अंडरस्टैंडिंग और आस्किंग योर चाइल्ड कि भाई तुम क्यों, आपके अब्बा हो, मतलब फर्ज के मेरे अब्बा हो या मेरा भाई हो या मेरा बच्चा अगर उससे या कोई भी बच्चा इरिटेट हो रहा है या डर रहा है, तो हम सोशली उसको कहते हैं क्यों, बड़ा है। तो हम मेरे ख्याल में घर में ही हम बच्चे को डरा देते हैं कि वो बड़ा है, वो कुछ भी करे तुम्हें सहना है, तो बच्चा फिर आपसे कुछ भी नहीं कहता। तो उसको ट्रस्ट इश्यूज भी होंगे, ज़ाहिर बताएंगी डॉक्टर साहिबा कि वो फिर ट्रस्ट इशू घर में ही शुरू हो जाता है कि जब माँ ही नहीं आपको प्रोटेक्ट करी तो वो क्या करे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें माँ बाप से बैठ के स्कूलों में जाके बात करनी चाहिए। और मैंने 2-4 दफ़ा किया भी है खुद, वॉलंटरी आई वेंट देयर आफ्टर कसूर। तो एक टीचर बैठी थी तो मुझसे कहती हैं कि 7th क्लास की बच्चियाँ रेड लिपस्टिक लगा के आएंगी तो ज़ाहिर वो चिढ़ेंगी, उनको लिपस्टिक ही नहीं लगानी चाहिए। अब उस वक्त मैं ज़रा बहुत नाइव थी और मेरा गुस्सा आ गया कि बच्ची को आप क्यों ब्लेम कर रही हैं। तो मैंने कहा आपने भी लिपस्टिक लगाई है, आपने किसके लिए लगाई है, विच वॉज अ बैड थिंग टू से, बट आई गॉट एंग्री कि आप बच्ची को कह रही हैं, आप बच्चों को ब्लेम ना करें। तो मेरे ख्याल में उसको रोक रही, तुम तैयार ना हो, तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, क्योंकि हो सकती हो, अगले को क्यों नहीं करे भाई, तुम्हें कितनी तकलीफ है। मेल्स को ये आदी होना चाहिए कि औरत इज हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन और ऑलमोस्ट हाफ ऑफ योर पॉपुलेशन, औरतें तो आएंगी। मुझे बस इसी में 2 सवाल जी जी, उस्मा जी भी कुछ ऐड करना चाह रही है। जी उस्मा जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, उन्होंने जो ये बात की है ना, ये मेरे दिल पे जाके लगी है। मैंने इतनी ट्रेनिंग्स कराई हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, और 2 चीजों पे मुझे हैरत होती है। एग्जेक्टिव्स तक आके पूछते हैं कि लाल लिपस्टिक और ट्राउजर जीन्स जो आपने पहनी होती है, इन 2 बातों को लेकर इतना बड़ा हुआ है कि अब लाल लिपस्टिक लगाएंगी तो इसका मतलब आप तो वेलकमिंग है, या आप जीन्स पहन कर आएंगी तो आप तो वेलकमिंग है। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि लाल लिपस्टिक और जीन्स का वेलकमिंग होने से क्या ताल्लुक है, लेकिन ये इतना मिसकंसेप्शन है, या तो घरों से मिसकंसेप्शन है। ब्राउन लिपस्टिक लगा ले तो ठीक है, लेकिन अगर आपने लाल लिपस्टिक लगाई है तो इसका मतलब आप वेलकमिंग है। मुझे तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता। तो मैं लुबना की बात को सिर्फ यहाँ पे अग्री करना चाह रही थी, और इतना मुझे दिल पे लगी है कि बड़े से बड़े एग्जेक्टिव्स को मैंने ये कहते हुए सुना है कि अब लाल लिपस्टिक लगा के आएंगी तो फिर तो ऐसा ही होगा ना भाई। वो उस वहाँ पर बिल्कुल वो वाली बात है ना कि हमारे यहाँ जो विक्टिम होता है ना रेप का, हरासमेंट का, तो हम उससे कहते हैं अच्छा तुमने पहना क्या था, तुम्हारी एज क्या थी, उस वक्त क्या था, तुम उस वक्त मौजूद क्या थी। मुझे क्या बताया कि छोटे छोटे बच्चों का जब रेप होता है तो उन बच्चों से भी हमें पूछेंगे कि तुमने ये फ्रॉक क्यों पहनी थी। और आपने जैसे बात की कि तो कब्रों में भी महफूज नहीं है, वो पापोश की कब्रिस्तान का वाक़या, वो तो हम भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वो ऐसी खबर थी कि जिसने हर एक को ट्रॉमेटाइज कर दिया था। इन्फेंट्स को कर रहे हैं उन्होंने, क्या इन्फेंट्स को छोटी सी ब्रेक के बाद में कई मजा डिस्कस करें। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद। आज हम स्पेसिफिकली बात करें हरासमेंट के हवाले से। हरासमेंट की डेफिनेशन तो देखिए हमने आपके सामने रखी, हरास कौन हो रहा है, हरास कर कौन रहा है, हम उनकी साइकी के हवाले से ही बात करेंगे। और हम जैसे बात कर रहे थे ना कि जी हमें तो आदत है विक्टिम शेमिंग की ना, कि पहना क्या हुआ था, लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, जीन्स पहनी हुई थी तो वेलकमिंग है। यानी कि आप अगले बंदे को कह रहे हैं कि आओ मुझे छेड़ो, मुझ पर जुमले कसो, क्योंकि मैंने जीन्स पहन ली है, क्योंकि मैंने लाल लिपस्टिक लगा ली है। तो मुझे बताएं कि कफन में लिपटी हुई औरत ने कौन सी लिपस्टिक लगाई होती है, वो कौन से मकाम पे खड़ी होती है, बस स्टॉप पे खड़ी होती है, वो तो कब्रिस्तान में है, वो तो कब्र के अंदर है, मनो मट्टी तले दबी हुई औरत है। छोटे बच्चे, उन्होंने ऐसा क्या पहना होता है जो आपको इतना वो उकसा रहा है कि आप जाएं इस बच्चे के साथ ये करें। वो कहाँ से वेलकमिंग हो गए,
कि वो आपको ऐसे इनवाइट कर रहे हैं और आप फिर जाके कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो आदत है विक्टिम शेमिंग की। अगर किसी लड़की को छेड़ा हो तो हम लड़की से पूछते हैं कि हाँ भाई तुमने कुछ किया होगा। आपको पता है कॉलेजेस के बाहर खड़े होना ये भी हरासमेंट है, ख़वातीन के वॉशरूम्स के बाहर खड़े होना भी हरासमेंट है। और हरासमेंट हमारे अंदर इतनी रच बस की हुई है कि बहुत सारे घरों में जो बड़े बड़े हाउस होल्ड्स हैं उसमें बच्चों के लिए इट्स वेरी नॉर्मलाइज कि आप घर की मेड को कुछ भी कह सकते हैं। आई एम सॉरी कि मैं इतना ओपनली बात कर रही हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ, यकीन माने अपने साथ होने वाले वाक़यात भी आपके लिए सिर्फ इसलिए शेयर करें ताकि आपको पता हो कि ऐसे वाक़यात होते हैं और अपने बच्चों को बचाना कैसे है। और आप जो भी बात कर रही थी हम ब्रेक पे भी कि जी कि हम ये बात कर रहे थे कि जी तो कफन में लिपटी हुई औरत भी नहीं बख्शी हुई। रिसेंटली ये वाक़या हुआ है कुरंगी में, तो एक बंदा था, उसने सेकंड थर्ड टाइम इस तरह से किया था, यानी उसको आदत पड़ गई थी इस चीज़ की। एक सबसे पहले ये वाक़या पापोश में हुआ था कुछ साल पहले, उसके बाद कई साल पहले जी उसके बाद अब ये दोबारा से ये बात दोबारा सामने आई है। तो जनाब वो कब्र में जाके ख़ास तौर पे औरत की जाके उसमें जो है लाश की बेहुरमती करता था और उसको जो है अपनी तस्कीन के लिए उसको इस्तेमाल करता था। उसको बाकायदा रेड हैंड पकड़ा गया है। तो ये क्या साइको था या वो साइको कह लें कुछ, मतलब ज़ाहिर ड्रग एडिक्ट भी था और साइको भी था। मतलब एक वो नफ्सियात होती है ना कि अब जी मैंने ये ही करना है, तो उसकी नफ्सियात में ये चीज़ शामिल हो गई थी। ठीक है। मेरा आपसे सवाल है कि कभी आप लोगों ने माहिर नफ्सियात को कांटेक्ट किया, ऐसे जो लोग ऐसे एक्ट करते हैं, कभी आप लोगों ने उनकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट की? कि बहुत मुमकिन है हम सारे विक्टिम के बारे में बहुत बोलते हैं, लेकिन ऐसे लोग पैदाइशी ऐसे नहीं होते, उनको हालात उनके साथ अपने वाक़यात हो सकता है बचपन में ऐसे हुए हों। कभी आपका इत्तफाक ऐसा हुआ कि आपने कोशिश की हो आइडेंटिफाई करने की सज़ा के अलावा? नहीं, हम लोग उनको सिर्फ काउंसलिंग करते हैं और उनको देखिए हम अपनी हद तक इसमें कर सकते हैं जो कर रहे हैं वही जी बिल्कुल। इसमें हम काउंसलिंग उनकी करते हैं और इनको इस चीज़ के लिए कि भाई ये तो आपने गलत किया है और इस तरह आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन ये कि उसके लिए तो फिर किसी साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा भाई, जुवेनाइल जेल्स में भी ऐसे बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, तो मुझे बताएं कि जब ये 3 साल अपने काटते हैं और जब वो बाहर निकलते हैं, देन आप उसको कैसे इंश्योर करते हैं कि जी हाँ कि हमने इनको रिहैब में डालना है, ये नफ्सियाती तौर पर इतने बेहतर हो चुके हैं? क्योंकि तब डर ज़्यादा ये होता है कि अब वो जो 3 साल उन्हें गुजारे हैं कि हमने अब बाहर निकल के उनके साथ ये करना है, तो फिर आप क्या उनको चेक रखते हैं? उन पर क्या होता है? उन पे विक्टिम जो होती हैं हम उनसे फॉलो अप लेते हैं इस चीज़ का कि जी अब ये आपको तंग तो नहीं कर रहे हैं या इस तरह के, क्योंकि 1-2 केसेस मेरे पास इस तरह के हुए हैं कि कुछ लेडीज़ ने अपने हस्बैंड के ख़िलाफ़ FIR करवाई थी, उनसे उनकी डिवोर्स हो गई थी, लेकिन उनको हरासमेंट करते थे, तो वो फॉलो अप में हमारे साथ रहती हैं, तो हमें बताती रहती हैं। तो फिर ये कि अगर वो प्रोसीजर उसका जैसे कोर्ट में चल रहा है तो फिर वो कोर्ट में जाके दोबारा कंप्लेन उसकी कर देती है। अच्छा, इससे मुझे याद है हमारे साथ तो यहाँ तो हमने बहुत ऐसा भी सुना है कि कोई अगर आपको हरास करो, फैमिली में कोई कज़न आपको हरास करो, तो उसी के साथ पकड़ के आपकी शादी भी कर दी जाती है। हाँ जी, और हमारे रिहैब नहीं आए, कोई किसी भी चीज़ का रिहैब नहीं। और एक और चीज़ जो मैं इस फोरम से कहना चाह रही हूँ कि देखिए, जहाँ बच्चे को टच का डिफरेंस ही ख़त्म हो जाए कि ये टच किसी हेल्पर का है किसी और का है, तो वहाँ वो जानने वाला बंदा कुछ भी कर सकता है। जितनी मोलेस्टेशंस हैं, जितनी सेक्सुअल हरासमेंट हैं अदर देन द ऑफिस और जो बचपन में हो रही हैं, वो आपके जान पहचान के लोगों से ही हो रही है 90%। क्योंकि उस बच्चे को तो ये नहीं पता उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक है और ठीक नहीं है, क्योंकि वो उसको गोद में लेके फिर रहे। आपने भी जिक्र किया, मैंने भी देखा स्कूल के बाहर जब मैं अपनी बच्ची को लेने जाती थी, तो आई थिंक 4 साल की बच्ची थी, टैक्सी में बड़ी बहन का इंतज़ार कर रही होगी, तो ड्राइवर ने उसको अपनी गोद में बिठाया हुआ था और उसको मोबाइल पे कुछ दिखा रहा था। मैं एक दफ़ा तो गुजर गई, दूसरी दफ़ा फिर मुझे नहीं बर्दाश्त हुआ, मैं उसके पास गई, मैंने कहा आपको इसकी माँ ने परमिशन दी है गोद में बिठाने की? नहीं बाजी माफ़ कर दें। मैंने कहा आपके भी बच्चे हैं? कहते हैं, मैंने कहा लाइए मैं इसकी माँ से बात करूं। तो मेरी माँओं से बहुत ज़्यादा गुजारिश है कि खुदा के लिए बच्चियों को अगर आप टैक्सी वाले के पास भेजते हैं, वैन्स में भेजते हैं, इवन आप वैन में बैठे और ड्राइवर अपना प्राइवेट पार्ट खोल के दिखा रहा है बच्ची को, उस पे क्या स्कार पड़ रहा है। तो हर चीज़ के लिए आपका कनेक्शन, आपका ताल्लुक़ अपने बच्चों के साथ बड़ा ज़रूरी है कि वो एक एक चीज़ आके आपको बताएं, शेयर करें, उनसे पूछें आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, आज क्या हुआ था, रोज़ पूछें। तो वो स्कार है। अब वो 4 साल की बच्ची अगर बच भी गई है, वो नॉर्मलाइज हो जाएगा और वो शायद आगे जाके गलत काम करना शुरू कर दे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि पैदाइशी कोई मुजरिम नहीं होता, माँ के पेट से कोई भी मुजरिम नहीं निकलता। हालात, उसके साथ वाक़यात उसको एक शेप अप करते हैं।
जो सदमा है ना, ट्रॉमा, वो आपकी अपनी इंटरनल दुनिया बदल देता है। बिकॉज मैं काम ही ट्रॉमा में करती हूँ, तो आपकी परसेप्शन ही बदल तो देता है। जी जी, तो ये जो बच्चे होते हैं, उस्मा आपा हमारे लाइन पे मौजूद हैं? जी मैं हूँ। उस्मा आपा कुछ ऐड करना चाहती थी, लेकिन मुझे आप ये बताएं, ये जो विक्टिम्स होते हैं, जो बचपन में विक्टिम बनते हैं, उनका तो ज़्यादा खौफ बढ़ने लग जाता है कि अगर वो खामोश रहे, उनको किसी ने दबाने की कोशिश की, तो फिर वो बाहर किसी ना किसी तरीके से वो निकलेगा। अभी जैसे हम कसूर के हवाले से बात भी कर रहे थे और आपने बात भी की कि जो कसूर में वो जो टेप्स बनाई गई थी बच्चों की चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वाले से, तो उनका भी तो एक इम्पैक्ट है ना कि वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे, बिल्कुल, तो वो क्या करेंगे जिन बच्चों के साथ खुद ये हो चुका हुआ है? नॉर्मली मेरा अपना ये अंदाज़ा है। अब ज़ाहिर हमारे यहाँ तो रिसर्च नहीं है, जैसे इन्होंने भी कहा असूलन इनका असेसमेंट होना चाहिए कि क्या ऐसी बात है, बिकॉज़ ये अगर जेल से 3 साल की सज़ा काट के निकल भी गए तो कौन सा रिहैब है हमारे पास, या फॉलोअप के दोबारा ये नहीं करेंगे, हो सकता है वो पहले से ज़्यादा करें। तो वही वाली बात है कि देखें आगे जाके उनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, दैट डिपेंड्स कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। एंटी सोशल पर्सनालिटीज़ होती हैं, शख्सियात, डिफरेंट किस्म की शख्सियात होती हैं। ये बच्चे बचपन से डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, बहुत सारी नागुज़ेर किस्म की हरकतें कर सकते हैं। अच्छा, और उसमें पर हम यहाँ पे क्योंकि विक्टिम शेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, हम ख़वातीन पे डाल देते हैं और उस विक्टिम पे डाल देते हैं कि विक्टिम की कोई चीज़ ऐसी होगी कि जिसने अगले बंदे को वेलकम किया होगा। लेकिन अगर हम ज़रा सर्च इंजन पे चले जाएं, सो वेरी अनफॉर्चुनेटली हमारे पास सबसे ज़्यादा जो चीज़ सर्च की जाती है वो ऐसे गैर अखलाकी मवाद है जो लोग देखना चाहते हैं। तो क्या ये भी नहीं बता रही कि एग्जैक्टली हमारा दिमाग किस तरफ जा रहा है? देखो वो एक बहुत अलग मैटर है। आई थिंक वो आप अगर आपको एक तरह का मजहबी और इखलाकी तौर से तो वो गलत है, लेकिन शायद कानूनी तौर से उसकी इजाजत है। वो हम एक अलग ही बहस में जा रहे हैं कि किन चीजों का क्या असर होता है। हमने ये इस तरह की साइट्स लोग देखते हैं, वो भी एक इम्पैक्ट है। जिस तरह से अभी आप बात कर रही थी कि साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है, देखिए हर मुजरिम का कोई ना कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम तो होता है जब भी तो वो जुर्म करता है। तो साइकोलॉजिकल एक एलिमेंट जरूर है, एक फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसको भी देखना है, अपने सिस्टम्स को भी देखना है, और तरबियत बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ घर की तरबियत नहीं, समाज की तरबियत, सोसाइटी की तरबियत, लोगों की तरबियत। सबसे पहली चीज जब मैं ब्रेक में बात करी थी कि एक तो ये जुमला कि ना का मतलब हाँ होता है, ना का मतलब ना ही होता है, हाँ नहीं होता। लड़की की ना में हाँ नहीं होती। आजकल कोई लड़की ऐसी नहीं है कि जो ना करते हुए हाँ कर रही हो, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हमें अपने ग्लोरीफाई किया हुआ ना, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल। मैं मूवीज का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन 1-2 रीसेंट मूवीज है कि मैं वहां नहीं जाऊंगी, वहां पे तो हमने बाकायदा देखा है कि दिखाया ही ये गया है कि हैरेसमेंट के बाद जी वो लड़की आपके उसमें गिरे जा रही है। दूसरा, अपने बच्चों को, अपने घर के लोगों को रिजेक्शन हैंडल करना सिखाएं कि इसको ईगो का मसला ना बनाए। कोई आप अप्रोच करना आपका राइट है, ठीक है, आपको किसी में इंटरेस्ट है, रिगार्डलेस ऑफ एज, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, वो मैं लीगल उसमें नहीं जाना चाहती, लेकिन वो आपका राइट है कि आप अप्रोच करें, लेकिन अप्रोच कैसे करें वो जरूरी है। और अगर कोई आपको मना कर दे तो उस रिजेक्शन को हैंडल भी करना जरूरी है। तो एक तो हमें पूरी सोसाइटी को, अपने घर में लोगों को ये तरबियत देना जरूरी है। और दूसरी बात, मदिया, हम सब बड़े आराम से ये बात कहते हैं, अभी तुम्हारा भी मतलब माशाल्लाह बच्चा है, वो छोटा है, और जिनके बच्चे बड़े हैं वो जानते हैं, ये कहना बड़ा आसान होता है कि घर का माहौल ऐसा रखें कि बच्चे आके आपसे सब बातें कर सके। यकीन जानो, जब बच्चे आके आपसे बातें करते हैं ना कोई ऐसी, आपका खून खौल जाता है कि यार, क्योंकि हमारे यहाँ एक मसला ये भी है कि जी एहतराम होना चाहिए, बदतमीजी नहीं हो। अच्छा, हमारी अपनी लाइल्मी है तो हम बच्चों के सामने कैसे उस चीज को अंडरस्टैंड कर लें। सो ये बहुत आसान जुमला है बोलना, लेकिन घर में वो माहौल क्रिएट करना, आपका खून खौलता है जिस तरह की बातें बच्चे कभी कभी आखिर कर जाते हैं। लेकिन अपनी तरबियत करना भी जरूरी है कि आजकल की सोसाइटी में अपने बच्चों को जब हम भेज रहे हैं तो उसके साथ हम अपने आप को कैसे अपग्रेड करें। तो मैं ये जरूर ऐड करना चाह रही थी कि, और दूसरी एक और चीज, हरासमेंट को सिर्फ एक माइंडसेट या सोच मत समझे, ये एक जुर्म है और उसको जुर्म की तरह ही डील करना। सही, बिल्कुल, अब बहुत बड़ी बात ने बात की कि एक जुर्म है, इसको जुर्म की तरह डील करना चाहिए। ईसा खिल से हमारे साथ जी कॉलर मौजूद हैं, अब्दुल शकूर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया जी, आपका बहुत अच्छा आज टॉपिक है। मैं ईसा खिल से मोहम्मद बात कर रहा हूँ। मोहम्मद शकूर जी। जी, मैं काइंडली ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस किस्म के टॉपिक्स ना सिर्फ आपके चैनल्स के थ्रू होने चाहिए, बल्कि ये टॉपिक्स हमें स्कूल की सतह से लेकर यूनिवर्सिटीज की सतह तक इनको एक माहिर के
नफ्सियात डॉक्टर्स और एक स्कॉलर जो बहुत ज्यादा अच्छा नॉलेज रखता हो, और वो लेक्चर का एहतमाम स्कूलों की सतह से लेकर यूनिवर्सिटीज तक हो। जो हमारी यूथ बड़ी हो रही है, उनके माइंड से ये बुराई निकले और उनके माइंड में एक चीज बैठ जाए। और जो अगर आप स्कूल सतह की लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे जो बात ज़हन नशीन करते हैं, वो हमें कभी जो है ना टिल डेथ बेड तक नहीं भूलती, बचपन की बातें, और वो हमारी मेमोरी जो बच्चों की होती है वो बहुत जबरदस्त होती है, कभी भी नहीं भूलती। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर हम इसको रेगुलर सतह पे गवर्नमेंट जो है वो करे, और हम अपनी यूथ को इस बुराइयों से बचाने के लिए पहले से अरेंजमेंट्स करें, ना कि ये वो जब बड़े हो जाएं और वो ड्रग्स के आदी हो जाएं और वो अपनी बहनों और बेटियों की रिस्पेक्ट ना करें और औरत का एहतराम ना करें। माशरे में औरत का एहतराम हमें करना चाहिए। जो माशरा औरत का एहतराम नहीं करता, फिर वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप इन चीजों को मद्देनजर रखें और ये कंपल्सरी करार दें यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की सतह पे, और हमें ये हमारी यूथ को पता होना चाहिए कि ये बुराई है और इसके बहुत गलत असरात हैं, और बीइंग ए मुस्लिम भी हमें अपनी बहनों बेटियों का एहतराम करना चाहिए। और ऐसे टॉपिक्स आप जरूर लेके आया करें, आपके प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस पे अमल उस वक्त होगा जब उस यूथ का मेंटल लेवल जो है वो उसको समझने से जब कासिर होगा तो बुराई की तरफ जाएगा। क्योंकि आप देखिए कि हमारी मेजॉरिटी जो है अनएजुकेटेड है, और अवेयरनेस भी एक एजुकेशन स्कूल से नहीं आती। एक शऊर जो होता है वो एजुकेशन या डिग्री से नहीं आता, बल्कि वो तरबियत से आता है। तो हमारी बहुत सी माएँ अभी भी अनएजुकेटेड हैं, और बहुत सारा जो हमारा माशरा है जिसमें पॉपुलेशन में इजाफा जो सबसे ज्यादा हो रहा है उन लोगों का हो रहा है जिनके पास एजुकेशन की भी कमी है, फूड की भी कमी है, उनके बच्चे उनको वो तरबियत नहीं दे सकते। तो अगर हम ये तरबियत चैनल्स के थ्रू रेगुलर आसान हो सकती है, हर चैनल्स पे आप समा ने बहुत अच्छी एफर्ट्स की है, तो मैं समझता हूँ कि अगर आप प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक कंपल्सरी कर दें और हर वीकेंड पे ये लेक्चर्स हों और पूरे बच्चे असेंबली में बिठा के अगर आप लेक्चर्स दें, बीइंग ए मुस्लिम ना तो हम अच्छी कौम तैयार कर पाएंगे हम इस तरह। बड़ी अच्छी आपने बात की शकूर साहब। मेरे ख्याल से और ना मैं ये प्राइमरी लेवल पे ही और स्कूल लेवल में इसको हायर एजुकेशन में उसको बिल्कुल डिस्कस करना चाहिए। यूनिवर्सिटी में तो मुझे लगता है बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त आप तैयार करके भेज चुके होंगे, तो पहले इनिशियली इस पर बात होनी चाहिए। हमारे साथ एक केस भी यहाँ पर मौजूद है, एंड शी इज़ वेरी ब्रेव कि वो यहाँ पर आके बात कर रही हैं। जो उनके साथ वाक़या हुआ मैं आपको बताती हूँ, और ये आप तमाम तो लोगों को देखने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारे लोग जो हैं जिनके साथ वाक़या वो बेसिकली जो आपको पता है ना ऑनलाइन जो कैब सर्विस है उसमें ही वाक़या हुआ, तो मैं ज़रा उनसे जानना चाहूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम तुबा। वालेकुम सलाम। अच्छा बताएं क्या हुआ आपके साथ वाक़या, कैसे आप उससे निकली? अच्छा, मेरा पेपर था, मैं सुबह उठी, काफ़ी जल्दी में थी और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थी। मैंने कैब बुक की ऑनलाइन, और उसके बाद मैं नीचे गई, हमारे घर के नीचे ऑटो खड़ा था। ये तो मुझे इतनी तो मैं अवेयर थी कि मुझे बंद गाड़ी में नहीं जाना चाहिए, इतना तो पेरेंट्स की तरफ से था, ऑटो में जाया करो फॉर सेफ्टी। एग्जैक्टली। लेकिन मैं बैठ गई वो जो ऑटो खड़ा था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो मेरा नहीं है। जो मैंने बुक करवाया है उसने तो मुझे वेटिंग पे रखा हुआ था, लेकिन मैं जल्दी में जाके बैठ गई उसमें। और जो वो जिसका ऑटो था उसने भी मुझे ऐसा फील कराया कि मैं वही है मेरा ड्राइवर, और वो मुझे लेकर चला गया। अब इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मुझे उस वक्त तक फील नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रास्ता सेम था। जो जहाँ वो मुझे लेके जा रहा था वो यूनिवर्सिटी रोड था। अब वो पूरा लंबा होता है, यू ऑल नो। तो मैं उसमें बैठी रही। मैंने कहा चलो मेरी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं शायद, लेकिन उसने थोड़ा सा आगे जाकर एक स्टॉप से किसी अननोन पर्सन को अपने साथ ही आगे बिठा दिया। हाँ, तो उस टाइम यू नो कैसी मतलब अंदर से कंडीशन हो जाती है, डर भी लगने लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रही होती है। मैं टाइम की भी टेंशन है और ऊपर से ये भी टेंशन है कि कोई एक और आदमी आके बैठ गया साथ में। बिल्कुल, एक को तो शायद हम हैंडल कर लें या वो शायद डर जाए, दो दूसरे ने मुझे हैंडल कर लिया, एक बिल्कुल चलाने लगा, तो फिर क्या होगा, बहुत सारे एहसासात आते हैं। तो फिर मैंने जब शोर मचाना शुरू किया, मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन ऑन किया, मैंने उसका अकाउंट चेक किया, तो जो चला रहा था उस ऑटो उसकी पिक्चर नहीं थी वो। मैंने नंबर पूछा तो उसने कहा मेरे भाई की गाड़ी है। मैंने कहा भाई कहाँ है आपका? तो कहते हैं बराबर में। जब मैंने उसको देखा, फिर पिक्चर टाली की, तो उस शख्स की भी नहीं वो पिक्चर।
मैं और ज़्यादा मतलब इवन मुझे अभी गूज बम्स आ रहे हैं बताते हुए, क्योंकि वो सारा सीन मेरे साथ ऐसा लग रहा है रिपीट हो रहा है। तो नहीं, इट्स ऑल फाइन। मैं चाहती हूँ कि जितनी लड़कियां हैं वो इस तरह से ब्रेवरी के साथ सामना करें और अवेयर हों इस चीज़ से। पता नहीं कितनी ऑलरेडी से गुजरी हुई ऑलरेडी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर जब मैंने शोर मचाना शुरू किया तो उस बंदे ने वो लंबा रोड, सीधा रोड, और उसने बहुत तेज़ कर ली कि मैं उसमें से कूद भी नहीं सकूँ। हाँ ऐसे ही हुआ। बस वो अल्लाह ताला ने बचाया। किस तरह से हुआ है कि आगे जाकर सिग्नल आ गया और सिग्नल उस वक्त बंद हो गया और आगे गाड़ियाँ थीं तो उसको मजबूरन रुकना पड़ा और मैं शोर मचाती हुई बहुत ज़्यादा उतरी हूँ। अंदर से मुझे खौफ आ रहा था उस टाइम, लेकिन मैंने फिर भी ख़ुद को बहुत ब्रेव बनाया। मैंने अपने आप से मुकाबला किया उस टाइम। मुझे ये नहीं था कि मुझे उस बंदे से मुकाबला करना है, फ़िलहाल मुझे अपने अंदर के खौफ से मुकाबला करना है। फिर मैं जब उतरी हूँ तो फिर लोगों ने उसे देखा और जो हुआ उस टाइम तो टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं देख पाई। मैं जल्दी अपना पेपर भी था फला और पेपर की भी टेंशन। पेपर कैसा दिया फिर? वो अच्छा हो गया था। पेपर अच्छा हो गया था। अच्छा हो गया था। बस ये था मैं सेव हो गई थी, मैं सेफली पहुंच गई थी, टाइम पे पहुंच गई थी। और जो उनके थे जो उनका था मकसद उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो वह फिर घर आके आपने शेयर किया? बिल्कुल मैंने शेयर किया। मैंने अपनी छोटी बहनों से शेयर किया, मैंने अपनी मदर से शेयर किया, उसके अलावा जो मेरे फ्रेंड्स कलीग वगैरह हैं उन सब से शेयर किया ताकि सब अवेयर हों इस चीज़ से और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो वो भी उसको हैंडल करें, ना कि वो खौफ से अपने ग्लूकोज लेवल डाउन कर लें। हाँ तूबा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ट्रॉमा ऑफ कोर्स वो होता है और आप वो भूलेंगे नहीं। ये चीज़ ऐसी है कि आप कई सालों तक इसको याद करेंगे तो ऐसी एग्जैक्टली सिचुएशन होगी। लेकिन एक तमाम तो जो लड़कियां मुझे देख रही हैं, लड़के भी, आप किसी भी गाड़ी में बैठे ऐसी कोई भी ऑनलाइन कैब सर्विस आप इस्तेमाल करें, उसकी तस्वीर खींचें, ठीक है, और भेज दें। और कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा तो कोई दोस्त मेरी आई और उसने जाना तो मैं उसकी पहले तस्वीर खींचती हूँ और ड्राइवर के सामने खड़े होकर जाके पिक्चर खींचती हूँ कि मैंने गाड़ी की पिक्चर खींचती है एंड कॉल करती रहती हूँ। वैसे कहती हूँ मुझे लोकेशन जो है वो प्लीज़ अपनी क्या कहते हैं ना कि ऑनलाइन जो लाइव लोकेशन जो है वो आप वो शेयर करनी है। कौन इस वक्त जो हमारे साथ इस वक्त? डॉक्टर प्रोफेसर गुलजार साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? जी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो मौजू है ये इतना अहम है और उसकी बैकग्राउंड ये है कि जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी हम आपको सुन रहे हैं। जी मैडम, ये इतना अहम मौजू है। मैंने इस पर नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशंस भी दी हैं और पार्टिसिपेशन की है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअली माइंडसेट की बात है। हमारे पूरे मुआशरे में एक माइंडसेट बना हुआ है। आप देखते हैं कि जागीरदार सरमायादार और एक बहुत ही अहम तबका है जो कि वो समझता है कि हम जिसको चाहे उठा लें, जिसको चाहे कब्जा कर लें, जिसकी ज़मीन पर चाहें, जिसकी जायदाद पर चाहे जितनी मर्जी दौलत लूट लें। क्योंकि ये माइंडसेट ये बताता है कि हम हर चीज़ को जिसको चाहे वो इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको अपने राइट्स का नहीं पता, दूसरों के राइट्स का नहीं पता या वो उसकी केयर नहीं करते। बात ये है कि हमें बचपन से ये बताना पड़ेगा बच्चों को, मर्दों को, औरतों को, सबको कि ये हमारा हक है, ये हमारी लिमिट्स हैं, हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, ये हमारा हक नहीं है। तो जब ये आप वैल्यू, सिर्फ ये सिंपल वैल्यू ही इनकलकेट कर दें अगर बच्चों में, घरों में, खानदानों में, लोगों में कि ये हमारा राइट नहीं, हमारी लिमिट्स ये हैं, तो उस लिमिट्स में हमें रहना है। तो जब लिमिट्स हमें पता चल जाएंगी और ये हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा अगर बन जाती हैं तो ये मसले मसाइल नहीं होंगे और हमें पता होगा कि हमने इसको इस हद तक कहना है, इसको ये ज़मीन हमारी नहीं है, ये जायदाद हमारी नहीं है, ये जो कमज़ोर ऑब्जेक्ट जिनको अमूमन लोग समझते हैं कि औरतें बच्चे हम जिसको मर्जी एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ये उसको नहीं कर सकते। तो ये पूरे माशरे की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। तो मैं ये सजेशन मुख्तसर ही देना चाह रहा हूँ, पर तफसीलन बात और आपकी बात बहुत सही कि देखिए ऐसे में यह पावर का बेजा इस्तेमाल होता है। मुझे खैर दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे यहाँ पर साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं, हमारे पास हैं पुलिस के इदारे से लेडी इंस्पेक्टर भी यहाँ पर मौजूद है, जर्नलिस्ट यहाँ पर मौजूद है जो कि इन वाक़यात को कवर करते हैं। फिर से नहीं, फिर आगे रिपोर्कशंस भी देखते हैं कि हाँ कैसे कैसे रिपोर्कशन सामने आते हैं। तूबा इज सच अ ब्रेव गर्ल कि वो यहाँ पर मौजूद है और वो बता रही है कि ये हुआ था और आप लोग भी ज़रा ध्यान रखें कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। हमने कोशिश की थी कि जी एक हुकूमती शख्सियत को भी इन्वॉल्व करें, उनको अपने शो में बुलाएं,
आए, समहाउ उनके लिए टॉपिक शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, दैट्स व्हाई शी डिड नॉट शो अप। आई वोंट नेम हर क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं उनका नाम लूँ, लेकिन ऑफ कोर्स वो देख रही होंगी, इन तक बात पहुँचेगी तो सही। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि उनकी यहाँ पे नुमाइंदगी की ज़रूरत थी, बट शी ऑप्टेड नॉट टू कम। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा, अप्रोच कैसे करना है, अगर आपके साथ कुछ हो रहा है कैसे बात करनी है, किसको अप्रोच करना है, उससे डील कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम ना ब्रेक में एक बात कर रहे थे और एक रियलाइजेशन बड़ी ठक करके ऐसी लगा जैसे दिल में किसी ने घूंसा मार दिया वैसे लगी। गालियाँ अगर आप देख लें, गालियों में वो कहते हैं जी माँ बहन की गालियाँ दी अगले को। अगेन आई एम सॉरी, मुझे बहुत खुल के आज बात करनी पड़ रही है। तो आप देखिए हमारी तो गालियों में भी ख़वातीन वो औरतों की हरासमेंट हो रही है। झगड़ा दो आदमियों के होता है, गालियाँ एक दूसरे की माँ बहन को दी जा रही होती हैं। तो यहाँ पे भी देखना ज़रूरी है कि भाई हम लिंग्विस्टिकली भी औरत को हमने कितना इजी ले लिया है, औरत को हमने कितना वल्नरेबल समझा हुआ है कि कुछ ऐसा हो, किसी बंदे से लड़ाई हो जाए तो हम नुकसान पहुंचाने की जो बात सोच रहे होंगे ना, वो उसकी घर की औरत ही होगी। तो हमें इसको भी देखना है कि भाई इस पे भी आपको अब कुछ काम करना पड़ेगा। ये खुदा के लिए ये जो चीज़ें हैं ना, मुँह से बकते हुए 1000 बार आप सोचा करें। अच्छा, हम जो एक ट्रॉमा की बात करते हैं, मैं चाहूँगी लुबना जी आप प्लीज़ बात को इनिशिएट करें। जो आप स्पेसिफिकली बात कर रही थी कि जो कसूर में जो वाक़या हुआ था, जो बच्चों पे जो ट्रॉमा था, जो फिल्म बनी थी, आप उससे बात करना चाहेंगे? कसूर जो है, वहाँ जो ज़ैनब का केस आया था, अनफॉर्चुनेटली जब तक लाश नहीं मिलती हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं, इतना मसला नहीं बनता उसका। मेरे ख्याल ज़ैनब के बाद बहुत हंगामा मचा, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे वहाँ पर एक सेक्स स्कैंडल था बच्चों का, माइनर लड़के। अच्छा, लड़कों पे आके लोग वैसे ही कहते हैं लड़का है, हिल डील विद इट, लेकिन वो बच्चा जो अंडर एज है, जो बच्चा है, वो उसके आप पोर्नोग्राफी बना रहे हैं उसकी, वहाँ 700 केसेस निकले थे। बट देयर इज़ मोर गोइंग ऑन देयर। उस चीज़ पे बात नहीं हुई, उस पर ना मेरे ख्याल में कोई इक़दाम लिए उठाए गए, और वहाँ रुका भी नहीं है। इट्स कंटिन्यूसली गोइंग बिकॉज पोर्नोग्राफी सेल्स, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो वहाँ जो मैं अभी डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी, वहाँ जो बच्चे निकलेंगे, 700 केसेस तो सामने आ गए हैं, उनको शायद उनको जस्टिस भी नहीं मिला, उनका क्या होगा? उनके दे एंड अप इन डूइंग मोर। ये सारी चीज़ें, अब उनकी शख्सियत बहुत डिफरेंट शोबों में जा सकती है। कोई नशे का शिकार हो सकता है, कोई आगे जाके ये चीज़ रिपीट कर सकता है। अब हर एक का जो एक ट्रॉमा है, उनके लिए ज़ाहिर ट्रॉमा है चाइल्डहुड में, तो वहाँ जाके आगे फ्यूचर में वो क्या शक्ल इख्तियार कर सकता है, ये तो अब वी जस्ट डोंट नो। अब वही जैसे इनसे बात हो रही थी कि इन सब का पता लगना चाहिए, बात करनी चाहिए, इनकी भी थेरेपियाँ होनी चाहिए, इनका भी कोई इलाज होना चाहिए ताकि आगे ये सिलसिला खत्म हो सके। बड़े पैमाने पे भी कसूर का मेरे ख्याल में केस स्टडी गवर्नमेंट्स को भी, या आप जैसे एक्सपर्ट्स को जाके आई थिंक वहाँ जाके काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर बच्चा हो सकता है उसी फील्ड में, इंडस्ट्री में आ जाए, बिकॉज उसमें पैसा बहुत है। और ज़ाहिर है, अंडरस्टैंडेबल है कि वो फैमिलीज लो इनकम ग्रुप की होंगी। Not that it only happens in low income. And it's not only the बच्चा, जो family, उसकी पूरी फैमिली की जो है ना, वो थेरेपी होना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं लाहौर से, किरण अहमद जी। अस्सलाम वालेकुम किरण। हेलो किरण, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि मुझे आप बहुत पसंद है। मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपको बहुत पसंद करती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और किरण और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपने टॉपिक रखा है, ये टॉपिक आज का बहुत ही अच्छा है। ऐसे मेरी दोस्त के साथ भी हुआ है रासा, और उसके घर वालों ने से ना, यानी कि उसे दूसरे इंसान को डांटने की वजह से खुद को घर बैठा दिया, भी तुमने पढ़ना नहीं है, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। और लड़कियों को बहुत ही कम, यानी कि यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल में पहले यानी कि भेज दिया जाता था, अब नहीं भेजा जाता। अब वो घर वाले ना लड़की की यानी कि गलती समझते हैं कि लड़की गलत है, भाई नहीं इसकी शादी कर दो। अब तो खैर मेरी दोस्त की शादी हो गई है। कैसे?
देखना, आप मैं सबसे पहले उठ के सुबह मैंने आपका शो देखना था, कभी आज का टॉपिक क्या है, तो मैं देखने बैठती हूँ, मेरी पूरी फैमिली आपके शो का देखने के लिए बैठ जाती है। अरे चलिए बस, लेकिन सबसे जहाँ भी हमारा शो देखा जा रहा है, खुदा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब आपकी बच्चियाँ घर से बाहर निकल रही हैं, बच्चियाँ क्या बच्चे भी, तो आप अपने ना बच्चों को प्रिपेयर करें कि अच्छा बच्चे बाहर की सोसाइटी ऐसे है, ऐसे हो सकता है, तुम्हारी कोई गलती उसमें नहीं है, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं होगी, कुछ अगर ऐसा करे तो हमें आके बताओ, ये बड़ा ज़रूरी है। क्यों मापा? नहीं, मैं कह रही थी कि देखो क्या हमारी ट्यूनिंग हुई हुई है कि उस बच्ची को के साथ हरासमेंट हुई है, जो कि कॉलर आपको बता रही थी, और ये बच्ची भी कह रही है कि खैर से अब तो उसकी शादी हो गई है। तो मैं उस पे कह रही थी कि खैर से क्या मतलब उसके साथ तो जुल्म हो गया है बेचारी के साथ। और एक और कॉलर थे, बिकॉज आई नो कि अब टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे अपना वो दे दूं कि जो कह रहे थे उनकी बातें बहुत सही थी कि स्कूलों में तरबियत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि स्कॉलर होना चाहिए या औरत का एहतराम करना सिखाना चाहिए। तो भाई ना ये मजहबी मसला है, ना ये जेंडर का मसला है, ठीक है, ये इंसानियत का मसला है। आप हर इंसान का एहतराम करना सिखाइए, और मजहब से इसका ताल्लुक नहीं है, कानून से और समाज से इसका ताल्लुक है। तो मैं उनकी इन दो बातों से एतराज कर रही थी। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर हसासियत होनी चाहिए, किसी भी कोई तकलीफ या नुकसान पहुंच रहा हो तो वहां पे आपको रुकना है। हम तो कुत्ते बिल्लियों के साथ बेचारों के साथ इतना बुरा सलूक करते हैं कि उनको दुमों से हिला हिला के फेंक रहे होते हैं, या ये कर रहे, हमारे अंदर से हसासियत खत्म हो गई है। पावर का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। जब आपके पास ऐसे बहुत सारे जब ऐसे केसेस रिपोर्ट होते हैं, तो उसमें जो हरास कर रहा होता है वो खुद को कैसे डिफेंड करता है? क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे केसेस आपने डील किए हुए हैं। बहुत अलग अलग नौइयत के लोग होते हैं। देखो कुछ लोग जो है उनको तो ये पता ही नहीं होता कि जो वो कर रहे हैं वो हरासमेंट है, क्योंकि इतना टॉलरेंस है इस चीज का कि वो कहते हैं अच्छा ये कैसे हरासमेंट हो गई। अच्छा कभी कभी जो दूसरे लोग कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जो हो रहा है वो हरासमेंट है, क्योंकि तुम्हें पता है कि हमारे इदारे में तो इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि दूसरे लोग भी अब कंप्लेन कर देते हैं, तो उस जिसके साथ हरासमेंट हो रही होती है उसको भी नहीं पता होता कि जो मेरे साथ हो रहा था वो हरासमेंट हो रही थी। तो यस, लेकिन एक सबसे ज्यादा कॉमन जुमला तुम्हारे सवाल का अगर मैं जवाब दूं वो ये है कि नहीं नहीं मेरा ये मतलब थोड़ी था, मैं ये थोड़ी कहना चाह रही थी, या मैं ये थोड़ी कहना चाह रहा था। तो वो जो डिनायल फेज में चले जाते हैं फौरन, वो एक सबसे ज्यादा मैं कहूँ परसेंटेज है इस जवाब की। बिल्कुल सही बात। अच्छा कैसे हम फिर डील करें, तैयार कैसे करें अगर कोई बच्चा आपके पास आ जाता है? अच्छा लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ। जी 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 जी, बस मैंने कहा मुझे पता है हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं, और जल्दी से कहना चाहूंगी कि एक तो जो रिवायात हमारे यहाँ चल रही हैं उनको तोड़ने की जरूरत है, ठीक है, कि जी हम माँ बहन की गालियां दे देते हैं या इस किस्म की बातें कर देते हैं, या सड़क पे खड़े हुए बेचारे ट्रांसजेंडर्स को हम राइट समझ लेते हैं अपना कि उनको तो छेड़ना जायज है। तो ये रिवायात चली आ रही हैं, इनको हम आज तोड़ सकते हैं, तो आज हमें इनको तोड़ना है सबसे जरूरी चीज। और ये कि सबको इज्जत देने की जरूरत है, अपने अंदर एहसास पैदा करने की जरूरत है, और हर लेवल पे माशरे में थॉट प्रोसेस को बदलने की जरूरत है। और आखिरी बात मदिया, आप हमें भी बहुत अच्छा कॉलर हमारे साथ। जी जी बहुत शुक्रिया फरजाना कॉलर हमारे साथ मौजूद है। जी फरजाना जी। अस्सलाम वालेकुम मदिया। सलाम जी फरजाना पहले जी। तो मैं तारीफ करूंगी कि आपका प्रोग्राम मैं रोज देखती हूँ और आपके मौजू इतने अच्छे होते हैं जो हमारी लाइफ से बहुत करीब होते हैं। और इस वक्त भी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी तो मैं अपनी जवानी के फेज में चली गई वापस, जहाँ हर लम्हा जो है किसी न किसी ने मुझे हरास किया है। और इसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहती हूँ कि वालिदैन को बहुत ज़्यादा अपनी आंखें खुली रखने की ज़रूरत होती है। हम जो कहते हैं कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत मॉडर्न है और हम हर चीज़ को उसी वजह से साइड पे डाल देते हैं, तो फिर हर बंदा आपको आजमाता है और उतना खौफ होता है कि आप अपने वालिदैन से बात भी नहीं कर सकते, और इवन शादी के बाद भी आप इस चीज़ से नहीं बचते अगर आपके शौहर इस तरह के नहीं हैं कि वो इन चीज़ों को देखें। और एक रिक्वेस्ट है कि जिस घर में बच्चियां हैं प्लीज वहाँ लड़कों को, मर्दों को सर्वेंट्स ना रखें। हम जितनी भी नजर रख लें लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं बचा सकते इस चीज से। मैं अपनी जवानी में भी और शादी के बाद भी इस चीज से गुजरी हूँ और आज वो सारी चीजें वापस आ गई और मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, आप देख रही होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक मेल सर्वेंट तो रखें नहीं अपने घर में,
इवन आपके जो बड़े रिश्तेदार होते हैं, जो आपके कजिन्स होते हैं बड़े, वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर आपके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं। और उस वक्त, हमारे वक्त में, हम पेरेंट्स को कुछ नहीं बता सकते थे और एक डर खौफ होता था जिंदगी में कि वो बात उल्टी हम पे ही आ जाएगी। फरजाना जी, तो आपसे वो एक बात खामोशी पूछूं? मैंने झेली है। क्या आपने अपना ट्रॉमा किसी के साथ कभी शेयर किया? जवानी में तो नहीं किया, लेकिन हाँ, अब शादी के बाद मेरी कोलीग्स हैं, मैं टीचर हूँ और मैं बच्चियों को भी इस चीज़ पे बहुत समझाती हूँ। मदिया, आपकी आवाज़ नहीं आई मुझे। मैं आपको सुन रही हूँ, मैं फरजाना जी, मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ, तो अब इस स्टेज पे जाके मैं अपने कोलीग से जो डिस्कस कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी बच्ची बड़ी है माशाल्लाह, शी इज 30 नाउ, तो मैं इन चीज़ों पे बहुत नज़र रखती हूँ। लेकिन प्लीज़ पेरेंट्स जब कहते हैं, मेरे वालिद ये बहुत नज़र रखते थे कि जी मैं किसी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ तो वहाँ भाई कितने हैं, उनका माहौल कितना है, मुझे उस वक्त वो चीज़ें बहुत बुरी लगती थी। लेकिन अब क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ, तो मैं कहती हूँ कि प्लीज़ बच्चियों को इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए और हमें अपनी नज़रें खुली रखनी चाहिए। किसी पे आप भरोसा नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया फरजाना जी, आपको कॉल का। आई होप आप मेरे सामने होती तो मैं आपको हक ज़रूर करती। ऐसे बहुत सारे ट्रॉमास ना हमारे आसपास, हमारे साथ बच्चों ने बहुत कुछ हुआ हुआ है, बहुत कुछ हुआ हुआ है। मैं कहती हूँ वो लकी होगी लड़की हमारी सोसाइटी में जो बोले कि जिस पे कभी किसी ने कोई जुमला नहीं कसा, उसको कभी किसी रिश्तेदारों में इनअप्रोप्रिएट किसी ने टच ना किया, सिर्फ एक टच। और बच्चियाँ ना बड़ी सेंसिटिव होती हैं, छोटी सी उन्हें पहचान जाती हैं, वो अनकम्फर्टेबल हो जाती हैं। कोई अम्मी की कज़न या अब्बू की कज़न कोई आके ज़रा प्यार भी करें, नहीं अच्छा लगता उनको। और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप उधर ही आपको चौकन्ना भी हो जाना चाहिए। अच्छा, ये जब हमारे पास कोई ऐसा आता है, कोई भी शख्स आता है जिसके साथ ऐसी कोई चीज़ होती है, हमने उसको कैसे सबसे पहले प्रोटेक्शन देनी है, हमने उसको कंफर्टेबल कैसे फील कराना है ताकि वो निकल सके इस ट्रॉमा से इजीली। ये वो नफ्सियाती ज़ख़म है जो पूरी उम्र रहते हैं। अगर हम इसको बातों से डील करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा, जहाँ जहाँ इस तरह के इनअप्रोप्रिएट टच है, ना मुनासिब किस्म का टच है या सेक्सुअल अब्यूज़ है, जैसा जिनसी ज़्यादती है, उसके लिए अभी इस वक्त जितनी भी थेरेपीज़ हैं वो उसको रिलीज़ करने के लिए हैं। क्योंकि वो शिद्दत, जैसे आपने बात की थी, तो आप जब बात कर रही थी तो आपकी दिल की धड़कन भी साथ साथ बढ़ रही थी। उस लम्हे में जो कुछ हुआ होता है वो सारा दिमाग में भी नक्श हो जाता है और आपका जिस्म भी उन एहसासात को, उन जज्बात को जिस्मानी अलामात की सूरत में कैद कर लेता है। बातों के अलावा हमारे पास कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी ट्रॉमा थेरेपी है और EMDR, जिसमें हम आँखों की हरकत के ज़रिए उस स्पेसिफिक इवेंट को ट्रिगर करते हैं और उसकी शिद्दत को प्रोसेस कर देते हैं। ये एक सबसे जदीद इस वक्त एक इंटरवेंशन है। दोनों में सोच बर्ताव की थेरेपी से भी ट्रॉमा की थेरेपी होती है। थेरेपी से उससे निकल आता है, ऐसा तो नहीं कि वो फंस जाते हैं, वो मजीद वो वाक़या ज़्यादा ताज़ा हो जाता है? नहीं, वो ताज़ा तो बातों से होता है। जितना आप उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने लोगों से बात करेंगे, उसकी शिद्दत बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो कैद हो गया अंदर, उसको निकलना है बाहर। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम सुनते हैं, देखते हैं, हमें कोई गलत बात भी कह देता है, लेकिन 2-3 दिन गुजरने के बाद हम भूल जाते हैं। जब वो हमें याद आती है, हमें उसकी शिद्दत अपने जिस्म में महसूस नहीं होती है। सो इसके लिए देखें, मैं जितने भी हमें सब लोग देख रहे हैं, मैं सबको ये होप दिलाना चाहती हूँ कि इसका इलाज मौजूद है और सही इलाज को फोकस करें। एक थेरेपी CBT कहलाती है, ट्रॉमा फोकस CBT, सोच बर्ताव की थेरेपी, और एक EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग। सो इन दोनों थेरेपियों को वो खुद भी गूगल करें, देखें, बेतहाशा साइंटिफिक मटेरियल पड़ा हुआ है। और मुझे बहुत इलाज ना करें आपके पास। जी बिल्कुल, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सो ग्लैड कि इस टॉपिक के बारे में बात हो रही है। बहुत शुक्रिया सुहा जी। Other than that, I would say कि I've had multiple experiences कि I've been touched publicly on a road, बाजार में। There has been a lot of experiences. Cat calls बहुत हुई हैं मेरे साथ। So one thing जो मैंने खुद सीखी है and that I would like कि मैं दूसरी लड़कियों को भी बता सकती हूँ, to always stay confident। हमेशा confident रहो, क्योंकि men think that हम submissive हैं, हम डर जाएंगे and they're gonna touch us and they're gonna catcall us, और हम मतलब मीक हैं और हम कुछ नहीं बोलेंगे। But I always say कि सुनाओ, शोर मचाओ, उनको वापस सुनाओ।
like shout at them, curse them out, उन पे गालियां निकालो, but उनको shame दिलवाओ that what they are doing और ये बहुत बुज़दिल होते हैं, ये जो आपको छेड़े होते हैं बेसिकली बड़े बुज़दिल होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ बोलेंगे तो इसलिए शेर बन जाते हैं। Exactly. एंड मैं यही बोलना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा जो चुप रहती हैं, कोई ऐसी सिचुएशन होगी दे विल स्टे क्वाइट, हमेशा चुप रहती हैं, बट दिस डजंट वर्क। उनको और शेयर मिलती है, उनको और कॉन्फिडेंस मिलता है कि ओके वी आर गॉड्स एंड वी कैन डू एनीथिंग। बट इट्स जस्ट कि आपके साथ जो भी सिचुएशन हो रही है ना बाजार में, स्पेशली बाजार में होता है, आप बाजार में हैं, आपको लग रहा है कि कोई आदमी आपके पीछे है, ही इज लाइक टचिंग यू, लुक देम बैक, पीछे मोड़ो और सुनाना शुरू कर दो पब्लिकली, like just shout at them. You will see the color drain from their faces. Like वो इतना डर जाते हैं because they don't expect this reaction from women, especially Pakistani women who are living in a society like this. तो I would really suggest कि आप लड़कियों को हमेशा, जितने भी पेरेंट्स हैं, छोटी बच्चियां हैं who go through so much, especially by family members, by anyone unknown, so common, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को हिफाजत में रखें, उनको कवर करके, उनको ट्राउजर और फुल कवर करके कुछ नहीं मिलेगा। Tell them, just keep them safe, उनको मर्दों से बचाएं। थैंक यू सो मच सोहा फॉर योर कॉल। इतनी आप कॉन्फिडेंटली बात भी कर रही थी, बट स्टिल वो जो आपकी वो जो ट्रेमलिंग वॉइस थी, द ट्रॉमा एग्जैक्टली वो है, और ऑफ कोर्स वो गुस्सा भी है, और मेरे ख्याल से वो निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप मुझे बताएं, क्योंकि मतलब आप तो जिस महकमे में काम करें, इसका काम ही हिफाजत करना है। आप बहैसियत औरत, वो जैसे सुहा ने इतनी अच्छी बात थी ना कि बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाए कि वो चीखें उनके ऊपर, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे ऐसी तमाम तो लड़कियों के साथ जिनके साथ कुछ हो रहा है पब्लिक प्लेस पे? अगर उनके साथ कुछ इस तरह से होता है, एटलीस्ट वो शाउटिंग करें, तो जो आसपास के लोग होंगे वो जमा हो जाएंगे और वो फिर हेल्प के लिए आएंगे, तो वो फिर उसको पकड़ के लाजमी थाने भेज देंगे, तो इस तरह उसको एक सबक भी मिल जाएगा। और अच्छा, रिस्पॉन्स टाइम क्या, अगर खुदा ना खास्ता मैं कहीं खड़ी में हूँ, मुझे कोई बंदा को जुमला कसता है या कोई ऐसी बात करता है, मुझे अनकंफर्टेबल फील कराता है, और मैं फिर कॉल करती हूँ 15 पे, तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम क्या है, कितनी देर में पहुँचेंगे? रिस्पॉन्स विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स इतना लगता है। हाँ जी, जो आसपास कोई भी जी आसपास जो भी मोबाइल होती है 15 की, वो इमीडिएटली वहाँ आ जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे, क्योंकि तुबा यू आर सो ब्रेव और आप यहाँ पे मैं डिस्कशन का मेरे पार्ट भी बनी हो, आप जो सारी डिस्कशन से आप क्या चीज़ जो है वो लेती हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और आप उसको कैसे कंक्लूड करोगी? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि मैं कानूनी एक्शन लाजमी लूँगी, क्योंकि ये एक वाहिद चीज़ है जो मैं अपने हाथ में तो कानून नहीं ले सकती, उससे तो मुझे खुद को सज़ा मिल जानी है, मुजरिम जो है उसको भी मिलेगी, फिर मुझे भी उसका शिकार होना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले पुलिस, थाने और जो भी लॉ होगा उसके तहत उसको सज़ा दिलवाने की कोशिश करूँगी। उस वक्त मेरा पेपर था तो मैं ऐसा नहीं कर सकी, और आज तक मेरे अंदर वो रिग्रेट है कि काश मेरे पास मौका होता और मैं कुछ करती। तो बाकी जो लड़कियां हैं और बाकी जो लोग हैं, मैं यही चाहूँगी कि वो लाजमी लॉ को अपने साथ लें, कानून को अपने साथ लें, साथ देंगे। आप खुद बोलना सीखें, आप खुद नहीं बोलेंगे कोई नहीं बोलेगा, कोई आके नहीं पूछता बेटा आपके साथ ऐसे हुआ है, आए हम आपको, जब तक आप अपने लिए खुद आवाज़ नहीं उठाओगे। यू आर सो, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। सो प्राउड ऑफ यू कि आप आके, एंड आई वांट कि बहुत सारी जो और लड़कियां, लड़के भी आके जो है वो बोले भी। उस्मा आपा, मैं बस जाने से पहले आपको जो है वो फाइनल आपसे भी वर्ड लेना चाहूँगी, फिर उसके बाद लुबना पे आना चाहूँगी। मैं बस जल्दी से एक बात कहूंगी कि इस पूरी डिस्कशन में एक चीज रह गई है, एक्सप्लॉइटेशन। कि कम उम्री में जब बच्चे और बच्चियों को एक्सप्लॉइट करता है तो उनकी दिलचस्पी भी पैदा होती है, वो शायद अनवांटेड नहीं होता। फिर हम कहते हैं कि बच्चा या बच्ची बुरी है, तो वो एक पूरा अलग टॉपिक है, उसको भी हमें सेंसिटिविटी के साथ देखना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि ये अमल बुरा है, आप किसी की जात को बुरा नहीं बोले, आप इस अमल को रोकने की कोशिश करें, और उसके लिए हमें घर से शुरू करना है। हमें सोसाइटी में इस तरह के प्रोग्राम्स, चीज़ों से अवेयरनेस क्रिएट करनी है, कानून को मजबूत होना है कि ये अमल कभी हो जाए, सजा हो जाए, तो उसके बाद भी किस तरीके से जो है वो चीज़ों को प्रोटेक्ट किया जा सकता है विक्टिम्स को। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो कि अभी इन्होंने बोला कि बोलना सीखिए, अब बच्चों को वो एतमाद दीजिए अपने घर के लोगों को कि हम आपको ब्लेम नहीं करेंगे, हम उस अमल को ब्लेम करेंगे और हम आपके साथ खड़े हैं।
एंड इट्स नॉट ओनली बोलना सीखें, माँ बाप के लिए भी है कि सुनना सीखें, सुनना सीखें। बहुत शुक्रिया जी। उस्मा अल करीम हमारे साथ जी मौजूद थी टर्की से। लुबना शाह साहिबा, मैं चाहूँगी आप भी ज़रा कंक्लूड कैसे करें। एक जुमला मुश्किल है, मैं जर्नलिस्ट हूँ बस मैं ये कहूँगी कि हम अक्सर देखते हैं कि लड़का जब वो देखते हैं कि वो ज़रा बहुत ज़्यादा लड़का बन रहा है तो माँ बाप कहते हैं इसकी शादी कर दो, तो वो लड़की थेरेपिस्ट नहीं आ रही। हम एक लड़की को ज़िंदगी भर के लिए आप तबाह कर देते हैं ऐसे लड़के के साथ करके, क्योंकि वो उसको हेल्प नहीं कर सकती। तो मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए कि ये चीज़ क्राइम है, कवानीन हैं, लोग हैं बैठे जो आपको हेल्प करेंगे, और थेरेपिस्ट के पास जाना आम बनाएं। क्योंकि हम लोग कहते हैं, जैसे लोग अभी ये कह रहे थे कि हम बात कर लेते हैं, दैट्स नॉट इनफ। हम किसी को भी कहें कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं तो लोग कहते हैं हम पागल थोड़ी हैं। तो ये बात जैसे साहब ने एक ने कहा था कि साइकोपैथ, अब आप बता सकती हैं डेफिनेशन कि साइकोपैथ इज़ नॉट अ वेरी कॉमन थिंग, हर चीज़ का डिफरेंट वो होता है। तो दो चीज़ें मुझे बस कहनी है, थेरेपिस्ट के पास जाएँ अगर आपके साथ ये हो रहा है, और कानून है, डोंट बी स्केर्ड ऑफ द पुलिस, आई थिंक। और मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। अच्छा, क्योंकि वक्त हमारे पास बड़ा मुख्तसर है। कॉलर जो हैं, हमारी कॉलर हमारे साथ मौजूद थी, और क्योंकि हम उनको कॉल नहीं ले सके, लेकिन उन्होंने बताया कि जो उनकी बेटी ने तीसरी मंजिल से कूद के अपनी जान देने की कोशिश की, क्योंकि वो घर के मेल डोमेस्टिक हेल्प हैं, जो सर्वेंट्स हैं, उनसे मोलेस्ट हो रही थी बच्ची, और उसको समझ में नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपनी जान बचाए। वो आज तक बच्ची इस ट्रॉमा में है। वो लड़की, वो बड़ी होगी लेकिन वो ट्रॉमा में है। तो ये बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत है माँ बाप को एग्जैक्टली कि बच्चे जो हैं वो कैसा कहीं से आके वो कितना अनकम्फर्टेबल फील करें। प्लीज़ एक जुमला मैं आपसे भी चाह रही हूँ, आपसे भी जी। बस जैसे वही मैंने आपको कहा, आपको एग्जांपल मैंने दी भी कि कितनी बच्चियों ने सुसाइड की कोशिश की जस्ट बिकॉज कि उनके साथ ऐसा हुआ। उस टाइम पे वो बोल नहीं पाई, और बाद में पहले वो गैप इतना आ गया, और बाद में वो बिल्कुल एक अंदर चीज़ रह गई, और वो उनको वो तकलीफ़ उनको बहुत परेशान करती है। हमारे पास महफूज जगह होनी चाहिए बात करने के लिए, पुलिस स्टेशन, घर, फोरम्स होने चाहिए, स्कूल में, कॉलेजेस में एक वोकल होने के लिए भी फोरम होना चाहिए कि हम अपनी आवाज़ तो उठा सकें। और इस टाइम पे मैं समझती हूँ कि जो जहनी सेहत से मुतल्लिक जो लोग हैं, एटलीस्ट वो सबसे सेफ़ हैं, वो आपको रास्ता भी दिखा सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो पूरी एक इज्तमाही कोशिश होनी चाहिए इससे निकलने की। और हमें ये ट्रांस जनरेशनल ट्रॉमा जो चले आ रहा है, आवाज़ ना उठा के ज़्यादती बर्दाश्त करना, उसको स्टॉप लगाना चाहिए। बिल्कुल जी, इसको हमें रोकना है। हम रोकेंगे नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन भी ना ये भी ट्रॉमा के अंदर ही रहेगी। मैं एक तस्वीर आपके साथ शेयर करती हूँ। ये तस्वीर देखिए, और ये तस्वीर बहुत गौर से देखिए। ये एक इंडियन डॉक्टर की तस्वीर है जिसको नहायती बेईमाना तरीके से तशद्दुद करके, बुरे तरीके से उसका रेप करके उसको मार दिया। ये सिर्फ एक रेप विक्टिम नहीं है, ये एक बेटी भी थी, ये एक होप भी थी, ये मुस्तकबिल की बहुत अच्छी डॉक्टर भी थी। और ये बच्चियाँ, मैं ये नहीं कह सकती कि जस्ट बिकॉज वो इंडिया में रेप हुआ, नहीं, बेटियाँ तो सबकी सांझी होती हैं, बेटियाँ तो सबकी एक होती है। औरत चाहे पाकिस्तान में पिटे, इंडिया में पिटे, दुनिया के किसी भी कोने में पिटे, पेट तो औरत रही है ना, उससे बात करना बड़ा ज़रूरी है। खैर अल्लाह ना करे कि जो इनके साथ डॉक्टर साहिबा के साथ हुआ किसी और के साथ हो। पता कैसे बचा सकते हैं? बच्चियों को कॉन्फिडेंस दें, सुनना शुरू करें। बच्चा भी आके बताता है ना, मुझे ट्यूशन की टीचर ने गंदे तरीके से हाथ लगाया, सुने। घर में ट्यूशन टीचर पढ़ाने के लिए, दर्स देने के लिए कोई भी आए, सामने बैठे, आपको नहीं पता कि वो आपके बच्चे को कैसे डील कर रहे हैं, कैसे हाथ लगा रहे हैं। उसको बताएं तेरे साथ कुछ भी होता है, मैं बैठी हूँ यहाँ पे, मुझे बताओ। बस सुनना शुरू करें। और बच्चियों से भी और बच्चों से भी है कि बोलें ज़रूर। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए। अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।